और चलिए सीधा रुख करेंगे सूरजपुर का, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैंने कलेक्टरों को बहुत देखा है, 2005 से इस फील्ड पे हूँ, लेकिन बहुत शानदार व्यक्तित्व, कम बोलते हैं लेकिन बोलते हैं तो फिर जिससे जम जाती है उससे बहुत अच्छे से बोलते हैं। कलेक्टर साहब हैं जबरदस्त, तालियों से इनका स्वागत करें। आप में से बहुत सारे जितनी उम्र आपकी होगी उससे ज्यादा तजुर्बा है प्रशांत ठाकुर साहब का। 97 में भोपाल में रहे, पीएससी एमपी फाइट की, आज डीआईजी हैं आपके जिले के, रायपुर, दुर्ग, हर जगह, मुझे तो याद नहीं कितने सारे जिलों में काम कर चुके हैं। हाईली एक्सपीरियंस अधिकारी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ एसएसपी प्रशांत ठाकुर जी का। डीएफओ साहब हैं, साहू साहब, बहुत सारे जिलों में ये भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब सूरजपुर में हैं जहां पर सीधा सामना इनका हाथियों के साथ है। मैं बहुत स्वागत करता हूँ साहू जी का। और विजय सर हैं हमारे साथ, सीओ हैं, 2013 बैच के हैं और निश्चित तौर पर इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास की मैंने चर्चा की, बहुत सारे लोग आपसे भी चर्चा की मैंने कि आपने बताया कि बहुत तेजी के साथ प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूँ विजय सर। फिर मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब, मैं जब मिलने आया, माइक रखा है प्रशांत सर के बगल में, तब मैंने कलेक्टर साहब जहां अगर आप लोग गए होंगे उनके चैम्बर में तो आप देखे होंगे नाम पट्टिका रहती है कि इनके पहले कौन था, फिर उनके पहले कौन था। मैंने देखा कि सूरजपुर में 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, इससे ज्यादा कलेक्टर टिक नहीं पाते हैं। सर लगभग 1.5 साल हो रहे हैं, तो 1.5 साल में टिके रहने का क्या कारण है, पहले तो वही बता दीजिए। बेसिकली जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उसके अनुसार काम कर रहे हैं मानदेय जी। और जैसे काम चल रहा है और यहाँ का जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के लोगों का भी, सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी, और विशेषकर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसपी साहब, डीएफओ साहब, सीईओ, जिला पंचायत, जुडिशियल ऑफिसर, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार है, सबके साथ एक अच्छे समन्वय है और सभी का एक आशीर्वाद ही है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, काम करने का अवसर भी मिला है और इसको करते रहेंगे जब तक शासन चाहेंगे। वहाँ पर हम अपना पर्सनैलिटी के हिसाब से, वर्किंग स्टाइल तो ऐसा ही रहेगा लेकिन उसमें समन्वय और कुछ नया लर्निंग्स होंगे, उसके अनुसार अपना पर्सनैलिटी के चेंज करते हुए आवश्यकता अनुसार काम करेंगे। नामदेव जी। एसएसपी साहब, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को देखा है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन, निश्चित तौर पर एक बड़ा काम छत्तीसगढ़ की फोर्सेस ने, वो असंभव सा काम जो पहले लोग सोचते थे, हंसते थे लोग, सोचते क्या थे, हंसते थे, अरे कुछ भी बात कर रहे हैं, कहां से 31 मार्च तक नक्सलिज्म खत्म हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फोर्सेस ने करके दिखाया। निश्चित तौर पर तालियां जरूर बननी चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपका सरगुजा तो खैर पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका था, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ पहली बार नक्सल मुक्त हुआ। लेकिन सर उससे बड़ा चैलेंज है हमारे पास। मैंने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत की। नशा वो दंश है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। महिलाओं से बात की, उनका कहना था कि 1000 रुपए महतारी बंधन का तो मिलता है, लेकिन शाम को पतिदेव जाके शराब की दुकानों से 1000 रुपए तो स्वाहा कराते हैं। ये तो ठीक है, शराब है। दूसरा सूखा नशा, आज की यूथ में सबसे बड़ा चैलेंज सोल्यूशन सूंघ लेते हैं, 10 की गोली खाते हैं। वो नशा जिससे उनको ये नहीं समझ में आता कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन वो आदि इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो छुड़वाना बहुत मुश्किल है। इसके विरुद्ध क्या कुछ काम सूरजपुर तक पुलिस कर रही है? सबसे पहले तो आज मैं पूरे बंसल परिवार की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग को यहाँ मंच पे बुलाए। आदित्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद उनकी टीम का कि जो हमारे द्वारा काम किए जा रहे हैं शासन और प्रशासन के माध्यम से, तो हम आप लोगों के बीच उपस्थित होकर उस चीज़ों को बता सकें। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि आज के डेट में नशा एक ऐसा ज्वलन समस्या पूरे देश के लिए बना है, ना कि अपने प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बना है। परंतु हमारे यहाँ
जो शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, सभी लोगों का चिंता है और इस पर लगातार हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय सीएम सर हैं, हमारे विभाग के सीनियर अफसर हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, उसमें मार्गदर्शन भी मिल रहा है। हम इसी कार्यक्रम में अपने जिले में 2024 के दिसंबर से नवजीवन नाम का एक अभियान चलाएंगे। इस अभियान में कलेक्टर साहब के साथ में हम लोग दोनों ने जाकर इसमें चलाया। मेनली पुलिस नशा के खिलाफ कार्रवाई करती है, कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार करती है, उसको जेल भेजती है। इसके अलावा जो नशे का सामग्री है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके विधिवत माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर उसको नष्टीकरण किया जाता है। तो ये हमारी पुलिस की प्रक्रिया है। और साथ ही जो सामाजिक रूप से जिस तरह से नशा का शिकंजा लोगों के बीच युवा वर्ग में या गांव देहात में या शहर में बढ़ रहा है, इसके लिए हम लगातार अभियान चला के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का नशा कहीं ना कहीं हमारी पूरी पीढ़ी हमारे लोगों को बदला करते रहा है। हम सब मिलकर इसके खिलाफ एक साथ उठकर आवाज उठाएं। इसके लिए जो लोग नशे से पीड़ित हुए हैं उनको हम ठीक करने के लिए लोग संस्थाओं में भेज रहे हैं। साथ ही हम जो नशे के कारोबारी हैं, जो नशे के चीज बेच रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि नया कानून आने के बाद काफ़ी चीज़ें सख्त हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन भी सख्त हुआ है। हमने अभियान के अलावा इन्वेस्टिगेशन में भी बड़ी मजबूती से प्रयास किया है। लास्ट ईयर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें 6 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष का कारावास दिया है और अर्थदंड भी दिया है। इसी तरह से हम जो नशा के जिसमें कार्रवाई हुई है, जो अपराध हुए हैं, उसको प्रॉपरली मंथली या पॉजिटिव में उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अपने इन्वेस्टिगेशन के 1 to 1 इवन जो मुलजिम कहाँ से आया है और कहाँ से आके बेच रहा है और कहाँ तक इसको सोच तक भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नशे की इसी अभियान में की कार्रवाई हुई है। कमिश्नर साहब के यहाँ 7 प्रकरण भेज हुए थे, 2 में सजा हुआ है। हमारे लगभग 2 करोड़ से ऊपर के जो नशे की सामग्री है विधिवत माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर उसका नष्टीकरण किया गया है। साथ ही इसमें जो वाहन होते थे उसमें 4 वाहन का रास्ता छूट चुका है। 6 का प्रक्रिया भी है, वो भी जल्दी 1 महीने के अंदर उसका रास्ता खुल जाएगा। और 17 ऐसे वाहन है जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इसकी अनुमति प्रदान करें। इसके अलावा हम जनता के बीच के लोगों को हमारे सामने वाली मीटिंग में भी लगी है, हमारे आदरणीय सांसद साहब भी बैठे हैं, इनका भी बड़ा सहयोग रहता है कि जब भी हमारे कार्यक्रम में हमने दिल्ली से अनुरोध किया, हम आपके भाषण में हमारे नशा के संबंध में, साइबर फ्रॉड के संबंध में उनके द्वारा भी लोगों को प्रोत्साहित किया। नशा एक ऐसा चीज़ है जो जिंदगी को खराब करता है, लोगों को पूरा नष्ट कर देता है। युवा वर्ग को हम जोड़ने के लिए अपने थानों के माध्यम से फुटबॉल के मैचेस करवाए हैं। अभी हमारा आगे जाके भी अन्य में क्रिकेट का मैच कराने का जो गर्मी ज़्यादा है तो नाइट टाइम क्रिकेट, इससे हम सारा ये कि युवा वर्ग एक जुड़े, खेल के प्रति उसका भाव जागे और कम से कम इस नशे से दूर रहें। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसके लिए आप सबको भागीदार बनना पड़ेगा। हम सब जब मिलकर कोई जुड़े उठाएंगे तो निश्चित तौर पर नशे का यह बहुत बड़ा जड़ है, उसको हम खत्म करके विजय पा सकते। मैं महिला बाल विकास मंत्री मैडम यहाँ पर पहुँच चुकी है, लक्ष्मी राजवाड़े जी सांसद भी पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार आपकी विधायक है, आपकी सांसद है, आपकी बीच से उठकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। साहू जी के पास मैं चलता हूँ, डीएफओ है। साहू जी, मुझे बताया किसी ने कि यहाँ के डीएफओ एक ही काम है, हाथी पकड़ो, हाथी से जो हुआ है मौत उसे हटाना दो। हाथी और मानव का संघर्ष सूरजपुर में अक्सर जो खबरें आती है वो सबसे ज्यादा ये रहती है कि आज हाथी ने इसका घर तोड़ दिया, आज हाथी ने इसको मार दिया।
कितना चैलेंज है आप ही यहाँ पर? आज इस कार्यक्रम को उपस्थित माननीय मंत्री महोदय नमस्कार, हमारे सांसद चिंतामणि महाराज जी नमस्कार, सभागार में उपस्थित समस्त अतिथि आप सभी को नमस्कार। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ आपकी उत्तर के जवाब देने से पहले कि बंसल महोदय ने मुझे अवसर दिया ये मंच पर बैठने के लिए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदित्य जी, हमारा सूरजपुर जिला जो है लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर है हमारा वन क्षेत्र, जो हमारे टोटल हमारे भौगोलिक दृष्टि से हमारे जिले का लगभग 32% के आसपास क्षेत्र वन क्षेत्र है। लंबाई के दृष्टि में आप लोग देखेंगे हम तारा से जैसे घुसते हैं, हमारा तारा जैसे इंटर हमारा जिला का होता है, हमारा वन क्षेत्र चालू हो जाता है और चांदनी बिहारपुर जो सबसे आखिरी छोर है वहां पे जाके खत्म होती है। और लगभग प्रदेश का सबसे बड़ा जो लंबाई की दृष्टि से आप देखेंगे तो 200 कि हमारी टीम यहाँ पर है, मंच पर मंत्री जी हैं और आज ये सुखद समाचार जो है वो सूरजपुर से आया है। मैं सवाल वहीं से शुरू करूंगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना ये उपलब्धि कोई भी सरकार की नहीं हो सकती। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज और यहाँ पे उपस्थित हमारे सरगुजा के सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी और यहाँ पे हमारे समस्त प्रशासन के अधिकारी, हमारे कार्यकर्तागण और जनमानस सभी को प्रणाम करते हुए और खासकर आपको भैया जी कि काफ़ी दिनों की ऐसी आप लोगों की रही कि मंत्री जी होती तो 1-2 साल की उपलब्धि आप सबके समक्ष रखते, और क्योंकि सरकार में है तो ये तय भी करना पड़ता है कि सरकार की 2 साल की उपलब्धि क्या रही है। और खास मौके पे हमारे सांसद जी भी हैं, यहाँ के अधिकारीगण की यहाँ के विकास के कार्यों की सराहना की है और क्या बेटर हो सकता है, इसकी भी बात आगे करते रहेंगे। आज हमारा सूरजपुर जिला, क्योंकि सूरजपुर जिला ऐसा है, दूरस्थ क्षेत्र भी है, कुछ एरिया में और कहीं सभी सुविधाओं से युक्त भी है। दोनों प्रकार की समस्याएं यहाँ आती है, लेकिन हम सब के लिए गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास आज हम सब छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पे 28,000 आवास बन के तैयार हुए हैं। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और आप सबके सहयोग से सफल हो पाया है, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी कि ऐसे ही आप सबका सहयोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को देखते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, ये सब की चिंता करते हुए आप सबका सहयोगात्मक भाव रहे, इसी दृष्टि से। और माननीय भैया जी, बहुत सारी यहाँ की विकास कार्य हैं, आप जैसे जैसे आप पूछेंगे वैसे वैसे मैं और सांसद जी जवाब देते जाएंगे। सांसद जी, मुलाकात सांसद जी से अक्सर होती थी जब राजकुमार कॉलेज में रुकते थे सांसद जी। पिछली बार जब विधायक थे कई बार चर्चा भी हुई। सरगुजा बहुत क्रिटिकल है सर, अगर मैं बात करूं, चूंकि बहुत ज्यादा रेल सुविधाओं का विस्तार नहीं है। चूंकि आप यहां पर बैठे हैं तो केवल सूरजपुर की बात करना आपसे बेमानी होगी सर, क्योंकि सरगुजा का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। बलरामपुर जाना है तो पहले प्रतापपुर, प्रतापपुर से फिर बलरामपुर। यहां भी मैं आया तो उदयपुर तक ठीक था रास्ता, उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, रास्ता थोड़ा खराब है। रेल सुविधाएं भी वैसी जैसी होनी चाहिए वैसी ना बस्तर में है ना यहाँ है, सच्चाई यही है। इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ किया जा रहा है सर? सबसे पहले तो हमन आयन ओकर पहले वन बोलेन कि सरगुजिया में बोलबे तब मोर से सवाल पूछबे। अच्छा। तो मैं फिर आग्रह करत हूँ कि मोर से सरगुजिया में बात करियो। आज बंसल न्यूज के एक कार्यक्रम में आदित्य नामदेव जी और उनकी पूरा टीम
और ये जगह उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और जम्मू कार्यकर्ता मन और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब सब उपस्थित हैं और ओकर साथ साथ जम्मू कार्यकर्ता मन ला मोर तरफ ले जय जोहार। निश्चित रूप से रेलवे कनेक्टिविटी की बात करत हो, मैं प्रयास करत हूँ कि ओमें जितना अच्छा हमारा सुविधा मिल सके। अभी अंबिकापुर में सिर्फ एक प्लेटफार्म रही, जेकर कारण से दूसरा गाड़ी अगर आना है तो ओला दूर में रुकना पड़त रहे। अभी भूमि पूजन करे हन, 2 प्लेटफार्म और बनी और ओकर साथ साथ फुट ओवर ब्रिज भी बनी, जिससे हमारे यात्री मन ला काफ़ी सुविधा हुई। जहाँ तक रोड के बात है, वो लगभग सभी जगह निर्माण काम चलत है, एक साथ और तुरंत हो ही ऐसा तो संभव नहीं रहते। लेकिन जो प्रमुख सड़क है, जैसे अंबिकापुर से रामानुजगंज वाला रोड है, उसमें भी तीव्र गति से काम चलत है और जो रोड बनना है वो लगभग प्राथमिकता के आधार पर सब काम हर होत है। मैडम, वो समय 2023 में जब आपको टिकट मिला, उसके पहले दिन की शुरुआत शायद ठाकुर साहब के लिए टिफिन बनाकर होती रही होगी। छोटा सा वो घर, मैं घर भी देखने गया था, मुझे बहुत उत्सुकता थी मैं देख कर आऊं कि कैसा आपका जीवन वहां पर बीता है। और आज चूंकि महिलाएं यहां पर बैठी हैं, मैं चाहूंगा, चूंकि महिला आरक्षण ठीक है पास नहीं हो पाया, अलग बात है, जो भी हुआ आने वाले समय में ये आरक्षण जरूर महिलाओं को मिलेगा, मुझे मालूम है। मतलब इनमें से जो महिलाएं बैठी हैं, मैं 100% बोल सकता हूं कि अगर 10 क्या 20 हो सकता है अगली बार विधानसभा में मुझे दिखाई दें, तो वो समय और आज का समय कितना आप याद करती हैं और ये महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आगे बढ़ना ये भी चाहती हैं। आज कोई बिहान से है, कोई पुलिस वाली महिलाएं हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन सबका गोल है जीवन में आगे बढ़ना। जरूर बताएंगे कि आप यहां तक पहुंची हैं, क्योंकि बिना त्याग परिश्रम के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लोग मानते हैं उसकी लॉटरी लग गई, उसको टिकट मिल गई, उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता कि आखिर वो अगर वहां तक पहुंची हैं तो किन कुर्बानियों को देकर पहुंची। और आज भी अगर बच्चे यहां पर हैं, खुद वो रायपुर के घर में हैं, ठाकुर साहब यहां हैं, वो यहां हैं और 6 घंटे का सफर तय करके फिर से हमारे कार्यक्रम के लिए आई हैं। निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होता होगा मैम, थोड़ा बताएंगे महिलाओं को। जी बिल्कुल, जीवन एक संघर्ष ही है और संघर्ष करके ही आगे बढ़ना होता है। आज उपलब्धि के पीछे ऐसे संघर्ष रहे, जैसे आपने कहा। अब मुझे ऐसा लगा था कि हमारे सांसद महोदय जी सरगुजिया में बात करत हैं तो हम करी। आपको नहीं आता है, आप छत्तीसगढ़ी में बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चीज को नहीं समझते हैं, बाकी सब चीज को समझ ही जाएंगे। सही बात है, संघर्ष तो रहते ही और सबका उद्देश्य भी अलग अलग रहते। कोई राजनीति क्षेत्र में संघर्ष करके आगे बढ़ते, कोई नौकरी करके या आगे बढ़ना चाहते। तो हर प्रकार, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग संघर्ष है। वो संघर्ष लहन पार करके ही कोई उपलब्धि मिल पाते। तो ऐसे ही मोर साथ भी रही, हमार माता बहन मन एठे उपस्थित हैं और सब घर से बाहर निकलत हो हैं तो अपन घर के काम बूता लाहन करके अपन लइका छुआ मन लाहन खाना बना के टिफिन भर के फिर ओकर बाद फिर अपन सास ससुर लाहन या अपन पति लाहन ड्यूटी भेज के, जैसा भी जो भी ड्यूटी करे जात हो ही, ओकर बाद फिर घर से बाहर निकलत हो ही। घर से बाहर निकले के बाद फिर दिन का काम अपन करके फिर से लौटत हो ही। और जब तक नहीं लौटत हो ही तो तब तक एमन का मन में यही रहत हो ही, हर महिला के मन में रहते कि चला चली टाइम हुआ थे, फिर से घर जाके चूल्हा चुकिया संभालना है, लइका छुआ मल्लाहन खाना खिलाना है, पढ़ाई पर देखना है, सास ससुर मल्लाहन समय पे खाना देना है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सास ससुर मन गरियाबो करते हैं। तो हर प्रकार के समस्या रहते और हर प्रकार के समस्या लाहन झेलत महिला मन आगे बढ़ते। सेम परिस्थिति मोरो साथ भी रही।
और अगर डिटेल में बताऊं, विस्तार से बताऊं तो संघर्ष वाकई में बहुत, मोर तो छोटे छोटे लड़का रहे हैं और छोटे छोटे लड़का रहे के साथ तुम छोड़ के जाना, कभी लेके जाना, फिर घर आके काम करना, खेती बाड़ी भी तो खेती बाड़ी लहन भी देखना, कभी जल्दी काम नहीं हो पाए तो डांट भी सुनना। लेकिन डांट लहन अगर हमरे डांट मानब तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाप, मैं समझता हूँ। आज मैं हर जगह ये बात कर उदाहरण देता हूँ कि हमार सास ससुर मन हमन लहन गरियात हैं तो हमन जैसे बहुरिया मन ओला डांट समझ के उमन के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। हमारे सास ससुर मन मोलाहन गरियात हैं ये समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि गरियात हैं तो हमरे बर, काहे कि सास ससुर हैं, एक दिन बुढ़ा ही हमू बुढ़ा, लेकिन जब सास ससुर बनते तो हमू बनब। ओमन अपन जीवन लहन आगे बिता चुकिन हैं, ओमन के अनुभव है, अनुभव के आधार पर बहुरिया मलहन गरियात हैं, बेटा मलहन गरियात हैं। हमू के वो परिवेश में आना पड़ी, हम उनके वो समय पे जाना पड़ी। आज हमारे सास ससुर 60-70 साल के हैं तो वहां तक हमू मलहन पहुंचना है। तो बहुत सारा ऐसा संघर्ष रहते जे लहन आज कभी एक पिक्चर भी रही, कभी सास भी बहू थी, ऐसे करके। तो मैं मानता हूँ कि ये लहन डांट ना समझ के, लहन अपन बीच के एक संघर्ष ही समझ के या सीख समझ के हम सबके आगे बढ़े का आवश्यकता है। सबके जीवन में कठिनाई है, सबके जीवन में संघर्ष है, और अगर हम ये संघर्ष लहन कहब कि बहुत ज्यादा संघर्ष है, बहुत ज्यादा हम लहन परेशानी हुआ थे, अगर पीछे खिसक जाब तो हमरे कभी आगे नहीं बढ़ पाब। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति हर किसी के मन में होना चाहिए ताकि वो इच्छा शक्ति है रोकर लक्ष्य तक पहुंचा सके। वैसे ही हम सबकर भर एक इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति रही, मनोबल को वो टूटिस नहीं, मनोबल लहन कभी तोड़े नहीं देन, विश्वास लहन कभी कमजोर नहीं करें, तो आज यहाँ तक पहुंचे। तो अभी घर में आपको डांट पड़ती कि आप डांटते हैं? अब थोड़ा तो बदलाव आया होगा, क्यों भाई, आया होगा कि नहीं बदलाव? खैर अब, या फिर अब कोई डांटता ही नहीं कि नहीं भाई डांटेंगे तो दोबारा जवाब ना मिल जाए? नहीं, गलत काम करब तो काहे नहीं डांट ही, तो डांट ही, लेकिन गलत काम ही नहीं करत ही। अब थोड़ा सा अवसर ऐसा भी हो गई से कि पहले सास ससुर मल्लाहन खाना बना के लेकर छुआ मल्लाहन घरदार लहन बना के खिलाते रहें, लेकिन अब समय नहीं मिल पाए तो अब घर का काम भी नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी अगर पति है नहीं है तो किचन तक पहुंच जाती, और है तो किचन में जाना तो दुश्वार हो गए हैं कि अपन काम लहन पहले प्राथमिकता दो, ओकर बाद फिर किचन संभाल। ये बार बार मौका नहीं मिले, ये अपन जो दायित्व मिले से वो दायित्व लहन निभा ले, ओकर बाद फिर किचन तक पहुंचबे। वो काम कभी खत्म नहीं होई, लेकिन 5 साल का दायित्व लहन अच्छन से करे के बाद फिर तय आगे जो हो ही तेहर होबे करही। तो डांट नहीं, डांट गलत काम में पड़ते आज भी सास सर माया भी करते अब, और ज्यादा माया करते हो ना? हाँ, माया भी करते, और मंत्री बन गए कई बार? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि मंत्री बन गए हैं, लेकिन समझते हैं, परिस्थिति लहन समझते हैं। लेकिन पति का गाड़ी आज भी सुनती, गलत काम करती तो पूछूंगा मैं, लेकिन ना बिल्कुल सांसद जी, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरगुजा जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेकिन जब लेता है तो सब कुछ ले लेता है, बर्बाद कर देता है। पिछली जब चुनाव हुआ 14 की 14 सीटें सरगुजा ने भारतीय जनता पार्टी को दी, और कभी ले भी ली थी, इस बार दी भी है। जवाबदारी और जिम्मेदारी दोनों उतनी तेजी के साथ बढ़ जाती है जब आपके ऊपर, क्योंकि अब आपके पास पाने के लिए कुछ नहीं लेकिन खोने के लिए सब कुछ है। 14 सीटें, क्या कुछ कहेंगे? बहुत जवाबदारी बढ़ गई अब सरगुजा के लिए। और जनता भरोसा करके एक बड़ा जिम्मेदारी दही से, और मोर प्रयास भी रहे कि जनता जो भरोसा जताई से वो में खरा उतरी। और ये मंच कर माध्यम से अगर मैं प्रधानमंत्री जी ला और माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद नहीं देहूं तो जरा उचित नहीं हो ही। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सोच है वो आखिरी व्यक्ति ला भी किस तरह से मुख्य धारा में लाना है वहां तक के सोच रखते हैं। मैं उदाहरण के लिए बोल सकता हूँ, हमारे क्षेत्र में अपना
सरगुजा और बलरामपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा हैं। यहाँ शायद सूरजपुर में उमन की संख्या कम होही। उमन अक्सर जंगल में ही रहत रहिन और उमन के जो जीवन शैली रही वो जंगल से जो भी मिलते जला खाए में उपयोग करते हैं, कंदा होएगी, कुछ फल होएगी, तो वही हिसाब से उमन दूर दूर में उमन कर बसना होत रही। आज भी वैसी स्थिति है, लेकिन वो जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उमन भी अगर मुख्य धारा में लाना है तो ओकर लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कर मन में ये बात आई और अलग से एक योजना बनाई, जनमन योजना। और जनमन योजना के तहत जो पहाड़ी कोरवा हैं उमन के गांव तक सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन आदि जो जो भी आवश्यक सुविधा है, जे सुविधा मिले से उमन मुख्य धारा में जुड़ पाही, ऐसा सब योजना वहाँ लागू होते। और आज निश्चित रूप से जो हमन पहले उमन ला देखत रहें ओकर से काफी परिवर्तन आई से। तो निश्चित रूप से ये जो जिम्मेदारी मिली से जनता के भरोसा ला जीतना, ये निश्चित रूप से बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर मन से अगर करना है तो कोई कठिन भी नहीं है। मैं तो उमन कर बीच में बैठ करके भोजन भी करे हूँ, उमन कर साथ में रात्रि विश्राम भी करे हूँ। तो उमन कर साथ में जब हमन मिल के चलथन तब हमन ला उमन के लिए क्या आवश्यकता है वो जरा समझ में आते है और ओकर आधार से वो व्यवस्था कैसे बने ओकर लिए कोशिश करथन और वो व्यवस्था बनते। और आज निश्चित रूप से जो पहाड़ी कोरवा मन है जो बहुत पीछे रहीन ओमन भी अब हमार साथ चले कर प्रयास करत हैं। वैसे वो समाज ला मुख्य धारा में लाना बहुत कठिन काम है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँ। एक गांव में गए जहाँ पहाड़ी कोरवा मन रहे, तो मन बोले कि मोर राशन कार्ड नहीं है। तो वहाँ के सचिव और सरपंच दोनों ला मैं बोले कि एकर 1-2 दिन में ही राशन कार्ड बनवाए लेबे। तो बाद में पता चले इसके ऊपर तो आधार कार्ड भी नहीं है। तो आधार कार्ड बनी ओकर बाद में राशन कार्ड बनी। तो वो सचिव लगभग 5-7 बार कोशिश करीस, वो मोटरसाइकिल में जाए, मोटरसाइकिल का आवाज सुनते ही कोला पता चले कि वो सचिव हर आत है, मोर राशन कार्ड बनवाए बर ले जाही, तो हर भाग जाए और मिलबे नहीं करे। ऐसा स्थिति में किस तरह से उमन के बीच में काम करना है, ये बहुत कठिन काम होता है। लेकिन ओकर बाद भी चुनौती है उमन ला मुख्य धारा में लाने के, तो चुनौती ला स्वीकार करते हुए हमन सब मिल के प्रयास करत हन कि ओमन के जो भी समस्या है ओकर समाधान हो। ओमन जो हमार मुख्य धारा में है वहाँ तक ओमन ला पहुँचाना है। एकर लिए सब जन के प्रयास से, शासन के, प्रशासन के सब जन के प्रयास से वहाँ तक हमन कोशिश करत हन और आज निश्चित रूप से ओमन आगे बढ़िन है। मैडम कुछ मैं विभाग के सवाल लूंगा, उसके बाद फिर सूरजपुर, क्योंकि सूरजपुर में है तो सूरजपुर की बात करना जरूरी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैंने देखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि आज भी बहुत गरीब लोग हैं जो सपना देखते हैं अपनी बच्चियों की शादी करने का, लेकिन वो सपना वो पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो पूरा कर नहीं पाते। ऐसे में यह योजना बहुत लाभ मिल देती है ऐसे परिवारों को। उनकी वो आकांक्षाएं, वो चीजें जो सोचते हैं वो अपनी बच्चियों के लिए, वो भी सरकार के माध्यम से वो पूरे कर पाते हैं। बड़ा रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने बनाया है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। बिल्कुल भैया। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जब ये योजना लाल गई और लाए से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही सोच समझ की योजना लाहन लाइन और परिस्थिति लाहन देखिन हो ही, समझिन हो ही कि हर परिवार सक्षम नहीं है। वो समय में तो ऐसा स्थिति रही कि खाए पर दाना नहीं मिले, अन्न नहीं मिले,
तो जेमन अपन बेटी लहन बिहा करत होही तेमन फिर अपन जमीन जगह लहन गहना धर के ही बिहा करत होही। बहुत सारा चीज लहन मंथन करके फिर योजना लहन लाइन होही। और आज ये योजना हर जब घर में कोई बेटी पैदा होथे जन्म लेथे तो योजना हर आज के समय में नहीं, मैं कहूं कि पहले ही एक अभिशाप के रूप में रहीस। एकर ले भी कि बेटी जन्म देहे से पहले 10 बार सोचे, मतलब कि बेटी तो नहीं हो जाही ना, 10 बार सोचे। कभी कभी तो ये भी विषय आ जाए कि भ्रूण हत्या हो जाए, तो कई सारा परिस्थिति रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में अभी विधानसभा स्पीकर साहब बहुत ही चिंतन करके योजना लाहन लाइन। और बेटी लाहन एक अभिशाप ना समझे, बेटी बेटी होते, बेटी घर की लक्ष्मी होते, ये समझ के जब बेटी छोटे बड़ में तो नहीं, जैसा भी चिंता दाई दाऊ के मन में रही सोही कि अब बेटी हर बाढ़त है तो कैसे करी, कहाँ जगले हमरे पैसा रुपया लाना, अब तो बेटी लाहन बिहा दे, अब फिर कहूँ जग का जमीन जगह लाहन गहना देना धरना पड़ी। बहुत सारा ऐसे पहले का लोग मन सोचे और करे भी। लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाकर हमारे स्पीकर साहब हर कोई कर मन में ये विश्वास जता दे कि बेटी मन पर ऐसे भी एक योजना है जिसमें अगर बेटी कर उम्र होवत है तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हमरे मन लाहन बिना जमीन जगह लाहन गिरवी धरे हमरे बेटी का बिहा कर सक। और आज छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार हर एलान आगे बढ़ात पहली बार ऐसा हुई से पिछले दिनों हुई कि 6712 के आसपास मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से हमारे बेटियां मनकर विवाह हुई से। ये बहुत बड़का उपलब्धि है। और उपलब्धि में ये भी खुशी कर बात है कि आज वो विवाह होए का वजह से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई से। तो हम सब पर एक उपलब्धि बड़ा ही है कि आज छत्तीसगढ़ हर जे उद्देश्य के साथ हमारे बिटिया मन कर बिहा करत है, घर में वो चिंता का माहौल मत बने, घर में जमीन जगह गिरवी करे कर वो समस्या उत्पन्न ना हो, तेकर पर बहुत ही। और एलाहन तो हमार सरकार हर अब पूरे तरीके से पारदर्शी कर दी से। पहले शुरू में बजट के आधार पर माननीय स्पीकर साहब 25,000 देहत रही, बीच में बढ़ी, लेकिन अब 50,000 हो गई। लेकिन कुछ विषय में भी आत रही जिलान हमरे और पारदर्शी कर दे हैं। पहले सामान खरीद के देहत रही तो सामान में भी कुछ दिक्कत आत रही कि सही सामान नहीं देहल जाते, लेकिन वो सामान ला अब ना देकर डायरेक्ट 35,000 डीपीटी के माध्यम से हमर वधु के नाम पे डायरेक्ट डीपीटी कर देहत है। ये बहुत बड़का उपलब्धि है, ताकि वो पैसा अगर आते तो कुछ भी वो अपन आवश्यकता अनुसार सामान खरीद सके। तो बहुत बड़का ये हमार परिवार, खासकर गरीब परिवार पर यह एक अमृत के समान है। मैं तो कहूँ इलाहन अगर उदाहरण दूं तो कि बहुत अच्छा योजना है। आज हर समाज हर चाहते कि हमरे अपन बेटी मल्लाहन या बहू लानी तो ये योजना के माध्यम से ही लानी। तो हर समाज चाहते और ज्यादा से ज्यादा कहते कि नहीं हमारे समाज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के योजना का लाभ हमन बेटी मल्लाहन दिलाभ, ऐसे करके बहुत सारा ऐसे आवेदन आत रहते। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हर घर कर परिवार कर दुख लहन दूर करे कर काम करत है। चिंतामणि जी, छत्तीसगढ़ में चूंकि आदिवासी खुद मुखिया मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। लेकिन एक बात ये भी आती है कि जहां नई इंडस्ट्री आने को है, माइनिंग आने को है, वहां विरोध बहुत तगड़ा हो रहा है। इसी क्षेत्र में मैंने सुना है कि एक इंडस्ट्री के लिए कुछ काम चल रहा है तो वो विरोध हो रहा है। जशपुर में मैंने देखा, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद गृह ग्राम है, वहां पर भी रेलवे ना आए इसलिए वहां के लोग
तीर धनुष लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक विकास कैसे हो पाएगा? विकास के लिए तो आपको पेड़ों की थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी निश्चित तौर पर। माइनिंग अगर आएगा तो वहां पर कुछ कृषि भूमि खराब होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में माइनिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि उसके बिना छत्तीसगढ़ आगे बढ़ पाए। महतारी वंदन भी आपको देना है, 2 साल का आपको किसान को कर्जा माफी भी करना है, 3100 रुपए भी देना है, यूथ के लिए भी कुछ करना है। पैसा आएगा कहां से जब तक जनता साथ नहीं देगी? चिंतामणि जी। ऐसा जानकारी मोला तो नहीं है, और कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत शुरुआत में जरूर होते, लेकिन बाद में जब ओकर लाभ जनता ला मिलते तो फिर सराहना भी करते। जैसे सामरी में बाक्साइट खुलिस, शुरू में खूब विरोध हुई, लेकिन आज जो वहाँ के रहने वाला मन है, जिमन जब खाए के ठिकाना नहीं रहत रही, ऐसे व्यक्ति मन भी ट्रक चलाते हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ उद्योग जाही वहाँ लाभ हो ही। कई जगह ना समझी के कारण हो सकता है, ऐसा होत हो ही, मोर संज्ञान में नहीं है, लेकिन जब तक उद्योग नहीं आई तब तक हमन अपन प्रदेश के अपन क्षेत्र के विकास हो ही, ये समझना जरा मुश्किल हो ही। मैडम, ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि महिला स्वावलंबी रहेंगी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। ये मिलेट कार्ड योजना के बारे में बताएंगे, क्या ये योजना है, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनने के लिए कैसे कारगर होगी, मददगार साबित होगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे बस्तर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। और बस्तर क्षेत्र ऐसा है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र खत्म हो गया। कुछ हो सकता है बचे होंगे थोड़े बहुत कहीं कहीं पे भटकते हुए, लेकिन जब महिलाएं, ऐसा तो नहीं कि नक्सल सिर्फ पुरुष ही होंगे, महिलाएं भी थी उसमें। अब जब उनको हम मूल विचारधारा से जोड़ने का मुख्य धारा से जोड़ने का जब प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य सभी चीज पे फोकस होना चाहिए कि अब हम उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो मन में ये आया कि जब वो आत्मसमर्पित जो महिलाएं हैं, आत्मसमर्पण किए हैं, तो उन्हें तो बहुत सारे प्रशिक्षण सब चीज के लिए कराया ही गया, लेकिन हम विभाग की ओर से क्या कर रहे हैं, एक मन में ख्याल आया। तो फिर जाके ये निष्कर्ष निकला कि हम वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्यों ना हम लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड्स उपलब्ध कराएं, ताकि महिलाएं खुद 2 पैसा कमाएं। सभी के परिवार होते हैं, परिवार होने के साथ उनका पालन पोषण, भरण पोषण सब कुछ करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में वही ख्याल आया। माननीय मुख्यमंत्री जी के से बातचीत करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत किए, और बातचीत करने के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी काफी सराहना किए कि चलिए ऐसे आत्मसमर्पित महिलाओं को हम रोजगार दे पा रहे हैं। तो हम ये विभाग के द्वारा, विभाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम महिलाओं को आत्मसमर्पण बना सकते हैं, रोजगार से जोड़ सकते हैं। वो चाहे महिला कोष के माध्यम से हो। महिला कोष के माध्यम से, महिला कोष ये है कि महिला कोष के माध्यम से हम 3% ब्याज की दर पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के 3% ब्याज के साधारण ब्याज पे हम महिलाओं को 2 लाख रुपए उपलब्ध कराते हैं। और 2 लाख उपलब्ध कराने के बाद अगर समय सीमा पे वो वापस कर देते हैं, तो दूसरा अगर हम ऋण देते हैं तो 6 लाख रुपए तक देते हैं। पीछे तो सब तैयारी कर रहे हैं मैम ना, सब लिख रहे हैं अपना बिल्कुल नाम। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का स्वागत रहेगा। हम तो चाहते हैं कि हर वो महिला, पहले तो हम बस्तर से स्टार्ट किए, लेकिन परसों नहीं कहूंगी, कल ही हमने अपने निवास पे, शासकीय निवास पे, आवास पे लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड
रायपुर की महिलाओं को चिन्हांकित कर या उन लोग खुद फॉर्म भरे, उनको जब बताए तो 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कर वो खुद चाहे कि हम, क्योंकि अब मिलेट्स माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अन्न का बात करते हैं मोटा अनाज खाने के लिए, क्योंकि सभी को चिंता रहता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। आजकल हर कुछ हाइब्रिड आने लगा है, धीरे धीरे सब कोई करके फूलते जा रहे हैं, बीमारी जकड़ रहा है हर व्यक्ति को। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि श्री अन्न का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, मोटा अनाज का उपयोग ज्यादा। पहले कोदो कुटकी खाया करते थे, रागी खाया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब छूट गया है। लेकिन ये मिलेट्स के माध्यम से हम उन्हें मुंगेड़ी बना के खिलाएं, हम डोसा खिलाएं, हम इडली बनाकर खिलाएं, हम चाउमीन खाते हैं, चाउमीन मिलेट्स का ही हो। तो ऐसे ठेला चलित लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड का हम महिलाओं को दे रहे हैं। और महिलाओं को देने के बाद वो खुद ही अपना ठेला स्थापित करके, क्योंकि उसमें पूरा सामान दे रहे हैं मिलेट्स का, और वो चला के, और जब हम बस्तर क्षेत्र में दिए तो कहीं कहीं हमारी महिलाएं ये भी जाहिर की कि इससे हमको इनकम का स्रोत अच्छा हो रहा है। दिन में 2000-2500 का बिक्री होता है और शुद्ध उसमें 1000 या 1500 का शुद्ध बचत महिलाओं का होता है। तो कहीं ना कहीं एक दिन में हम 1000-1500 रुपए अगर शुद्ध तरीके से बचा ले रहे हैं तो महिलाएं तो इससे आत्मनिर्भर बन ही रही हैं। तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है ताकि हर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ कहें कि हम स्वयं खुद पे अडिग रह के स्वयं हम कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए हमारा प्रयास है। महाराज जी, मैं देखा है मैंने आपको कि बाबा के भी उतने ही नजदीक आप रहे हैं, विष्णुदेव साय जी के भी उतने नजदीक दिखते हैं आप, होंगे भी निश्चित तौर पर। लेकिन हर समय हम लोग जब भी टीवी डिबेट करते हैं किसी विषय पे तो कांग्रेस वाले धीरे से एक शब्द बोल देते हैं, एक बार पूछ लेना महाराज जी से कौन सी वॉशिंग मशीन में बीजेपी ने धो दिया उनको कि वो बीजेपी के हो गए। एक बार जवाब आज सार्वजनिक मंच से दे दीजिए कि ये वॉशिंग मशीन कौन सी है, कौन सा डिटर्जेंट लगा है कि कांग्रेस अपने मन से इस प्रकार की बातें करती है। महाराज जी जमनला जो सर्फ के बात कर रहे थे कि कौन सा सर्फ ऐसा है जेकर से धोए से माइक की आवाज तेज करिए मत। मैं उनमें ये कहना चाहूँ जीवन जानना चाहत हैं उमन खुद आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहे कि ओमे कैसे होते। अनुभव करे वाला चीज है, वो हर बताए वाला चीज नहीं है। तो इसलिए जेमन पूछा थे तुम्हार से ओमन बताओ कि तय वहां जा और ओकर अनुभव कर कि कैसे होते। तो यहाँ का अनुभव ज्यादा बेहतर रहा मतलब महाराज जी, मतलब बीजेपी का अनुभव ज्यादा बेहतर रहा आपका? नहीं, वो तो सेवा करना है तो भाई कोई भी प्लेटफार्म की आवश्यकता है तो प्लेटफार्म में सेवा कर रहा था, जनता की सेवा करना है। मैडम एक आखिरी सवाल और था, क्योंकि अब सूरजपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सूरजपुर में डेवलपमेंट के बहुत, क्योंकि सूरजपुर मतलब रायपुर में हम लोग बैठे रहते थे तो पहले एक ही सूचना आती थी, सूरजपुर मतलब कोयला। फोन करो यार यहाँ कोयले का काम करना है, उससे बात कर लो कोयले का काम करना है। कोयले के नाम से सूरजपुर बहुत बदनाम रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो उसके बिना काम भी नहीं चलता, बिना कोयले के। सूरजपुर के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ, चूंकि अब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, महिलाएं हैं आपके साथ यहाँ बैठी हुई हैं और खुद आप यहाँ से विधायक हैं। ऐसा सूरजपुर जो कि जिला तो बन गया, लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी विकास के बहुत सारे रास्ते अभी चलना बाकी है। क्या कुछ डेवलपमेंट की योजनाएं हैं सूरजपुर के लिए, और पिछले 2 साल में सूरजपुर जिले में क्या क्या विकास कार्य किए गए और आने वाले समय में क्या कुछ कराए जाएंगे? सूरजपुर के विकास की दृष्टि से, जिले के विकास की दृष्टि से जब एक विधानसभा की बात होती है तो विधानसभा की दृष्टि से हम तो विकास करते ही हैं, लेकिन बात आती है सूरजपुर की, क्योंकि हमें विधानसभा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ ही देखना है विभाग के साथ। लेकिन जिस जिले से आते हैं उस जिले का भी विकास बहुत जरूरी है। विकास के दृष्टि से बहुत सारे काम हुए भी हैं, बहुत सारे काम करने की आवश्यकता भी है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय की मांग थी। केंद्रीय विद्यालय
कि अब के डेट में हमने स्वीकृत करा के ले आए हैं। तालियां बजाते रहिए भाई, आप ही लोग के लिए है। सूरजपुर की दृष्टि से सूरजपुर जिले में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। ये हम सबके लिए उपलब्धि की बात है। डाइट की स्थापना भी हो चुकी है सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले में अन्य विधायक भी हैं अपने दृष्टि से, वो भी अपने अपने विधानसभा के काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो जिले के अंतर्गत ही आएगा। वो चाहे भोलन सिंह जी हो विधायक प्रेमनगर, चाहे मैं हूं, चाहे शकुंतला पोर्ते जी हों। यहाँ के चिकित्सा के अगर क्षेत्र में देखें तो इन एक सालों में हमारा प्रयास रहा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, नाक कान के विशेषज्ञ हो, ऐसे आदि जितने भी विशेषज्ञ होते हैं आज के डेट में सूरजपुर जिले में वो काम कर रहे हैं। तो ये है हमारी उपलब्धि। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने किया भी है और आगे करने की आवश्यकता भी है। जैसे यहाँ के अब तो बात हो जाती है हमारे बच्चों की कि बच्चों को क्या आवश्यकता है, क्या करने की, और एक उपलब्धि बोल रही थी अपने विभाग की, दृष्टि श्रवण बाधित विद्यालय जो हमारे सूरजपुर में नहीं थी, अगर विभाग की दृष्टि से अगर देखूं तो वो इस बार की बजट में जुड़ चुकी है। तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे अनेक कार्य हैं जो हुए भी हैं और आने वाले समय में करने की आवश्यकता भी है। प्रेम साई जी से मुलाकात होती कि नहीं होती? मंत्री रहे भाई, मुलाकात होती? याद मतलब एक बीच में कहीं निकल रहा था बलरामपुर, तो मुझे एक शादी में मिल गया, अकेले बैठे थे बेचारे। मैंने पूछा कहाँ है, तो कई लोग बोले नहीं मंत्री जी तो आए नहीं है। मतलब कैसे नहीं आए? पता चला किनारे बैठे थे। मतलब सोचिए आप सत्ता में रहना और सत्ता में नहीं रहना। तो आपकी मुलाकात होती है कि नहीं प्रेम साई जी से? मुझे लगता है अभी तक एक आध दो बार ही ऐसे ही कहीं कार्यक्रम में मुलाकात हुई होगी। आप भी देख के अनदेखा तो नहीं कर देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों करेंगे। हमारा किसी से ऐसे व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं। जो भी सामने दिखता है दुआ सलाम हम करते ही हैं। चिंतामणि जी, अभी से विधायकों में बहुत फ्रैक्शन देख रहा हूं मैं। बलरामपुर में मेरा इवेंट था, अभी सूरजपुर में आया, राम सेवक पैकरा जी और उधर पोर्ते जी में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। एक और नेता की दूसरे नेता से बातचीत बंद है। जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं कि विधायक फोन उठाना बंद कर दिए हैं, मंत्री जी तो भूल ही जाइए, बात करते ही नहीं है। ये दिक्कत नहीं आएगी बहुत जल्दी 2 साल में अगर ऐसा फ्रैक्शन हो गया है? पीछे तलवार लेके खड़े हैं। पैकरा जी तो बहुत सीनियर नेता रहे, गृह मंत्री रहे हुए, हालांकि कंबल वाले बाबा के चक्कर में बर्बाद हुए वो, लेकिन गृह मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। विधायक जी भी जो आपकी हैं वो भी आपस में नहीं जम रही, पहली बार के विधायक बने हैं। ये इतना फ्रैक्शन क्यों आ गया है? काम ज्यादा आ गया है, डीएमएफ ज्यादा हो गया, दिक्कत किस बात को लेकर है? अब ककर मन में क्या है ये तो पता नहीं है। आप शायद सबके मन की जान लेते हैं, सुना मैंने, इसलिए पूछा आपसे। वही बताता हूँ। मोर तो लगभग सभी जन से बात होते, जम्मू विधायक मन से बात होते, अभी जिला अध्यक्ष जी के जिक्र करो, कुछ जन मन फोन नहीं उठाए, तो ऐसा तो स्थिति शायद नहीं है। मैं तो फोन लगभग उठाए लेता हूँ भाई, बाकी जन अलग अलग रहन तो कैसे पता चल है कि कौन हर फोन उठाते और कौन नहीं उठाते। बैठाल के बात करा दीजिए, दिक्कत तो है जी, दिक्कत हो रही है, बैठाल के बात करा दीजिए। अच्छा, अगर कुछ दिक्कत तो हो रही है और दिक्कत बढ़ते जा रही है, आपको ध्यान रखना जरूरी, भाई सांसद आप हैं। तुम्हारा ऐसा अगर है कहना तो कोशिश करो, मोर जानकारी में तो नहीं है। तुम्हारे कथन अनुसार अध्यक्ष जी भी सुना थे, अगर वैसा कुछ बात रहे तो चाय पी ले, वो ओमे का बात है। मिठास थोड़ी बढ़ाइएगा लेकिन चाय में, ताकि मिठास आपस में बनी रहे, क्योंकि मिठास नहीं कड़वाहट आ गई है सांसद जी। नहीं, वैसे चाय तो मीठा ही अच्छा लगता है और मीठा चाय ही हमन पीथन, वैसा कोई विषय नहीं है। मैडम, मैंने कुदरगढ़ के बारे में बहुत सुना। निश्चित तौर पर मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं कुदरगढ़ को लेकर। प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और सूरजपुर कुदरगढ़ माता के नाम से भी जाना जाता है।
क्या कुछ प्लान होना चाहिए वहां का? क्योंकि हमने डोंगरगढ़ को देखा, आज डोंगरगढ़ पहले और डोंगरगढ़ अब में जमीन आसमान का अंतर है। बाकी जगह भी आप देख लीजिए, तो बहुत अच्छे से एक पर्यटन स्थल के रूप में कुदरगढ़ को डेवलप किया जा सकता है। संभावनाएं अभी ज्यादा है क्योंकि आप खुद यहां से हैं, बाकी तो फिर फंड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है वो, लेकिन मंत्री हैं तो शायद जल्दी चीजें हो जाएं। क्या कुछ संभावनाएं हैं कुदरगढ़ के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज खुदरगढ़ धाम हमारा शक्तिपीठ में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 शक्तिपीठ को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें हमारा कुदरगढ़ भी है। और जब शक्तिपीठ में चिन्हांकित होता है, आता है नाम, तो केंद्र की बजट भी यहाँ के विकास के लिए, कुदरगढ़ धाम के विकास के लिए वो उपयोगी होगा। अभी तक हमारा प्रयास रहा है कि वहाँ हम रोपवे काफ़ी दिनों से मांग थी, उसकी भी भूमि पूजन हो गई है, वो भी धीरे से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात है कि कुदरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्वीकृति मिल चुकी है। वहाँ लोक न्यास कार्यालय, ट्रस्ट के कार्यालय के लिए भी माननीय मोदी जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो घोषणा करके गए हैं 50 लाख की। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वहाँ के डेवलप के लिए, लेकिन जब शक्तिपीठ का जब पैसा आएगा केंद्र से, क्योंकि करोड़ों में आते हैं, और जब आएगी तो वहाँ के विकास, एक हम क्या कहते हैं उसको, पहले हम प्लान तैयार करके बनाते हैं, डीपीआर ही, हाँ, तो वो बना के हम प्रोजेक्ट बना के कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वो बना के हम अगर करेंगे तो वहाँ जैसे डोंगरगढ़ है वैसे भी हमारा कुदरगढ़ भी आने वाले चुनाव के पहले मतलब डीपीआर बन जाएगा ना? जी, हमारा प्रयास है कि केंद्र से पैसा जल्दी आ जाए, और हम उसके लिए लाइनअप भी कर रहे हैं। भी कुछ दिन पहले ही चर्चा हुई है, और लाइनअप हो जाते हैं तो बिल्कुल ही हमारा प्रयास यही रहेगा कि नेक्स्ट चुनाव से पहले हो जाए। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, लेकिन कोशिश जरूर रहेंगी। एक सवाल और आपसे मैं करूंगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग भी आपके पास है। ये महिलाएं जितनी बैठी हैं सब बहुत खुश हैं, महतारी वंदन का 1000 रुपए इनको मिल रहा है, तालियां बजा दीजिए भाई। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मैम, और ये कोई सरकार का ड्रॉबैक नहीं है, जितने लोग हम सब यहाँ बैठे हैं ये हम सबका दोष है। नशा वो दिक्कत है, नशा वो चीज है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और सबसे ज्यादा कोई 2-4 होती तो जो बैठी महिलाएं ये होती हैं, वो यही कहती है भाई महतारी वंदन 1000 मिलता है, उसके ज्यादा से तो दारू पी जाता है मेरा पति, दारू पी जाता है मेरे जो और भी घर के जो शख्स है वो। नशा बहुत ज्यादा कठिनाई आने वाले छत्तीसगढ़ को पैदा करने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं उस बैठक में मुझे जानकारी मिली थी जब अमित शाह जी ने लिया था, उनका कहना था नक्सलवाद के बाद अगर बहुत बड़ा आगे हमको प्रहार करना है किसी पे तो नशा में करना है, नशे के खिलाफ करना है। सूखा नशा बहुत इजी अवेलेबल है। अब तो मैंने सुना है कि जो व्हाइट बोर्ड में हम लिखते हैं मार्कर से, वो मार्कर सूंघ कर भी नशा होता है, सोलोशन सूंघ कर नशा होता है। बाकी जितनी टैबलेट्स हैं और जो कफ सिरप है वो तो है ही नशे के कारण। नशे के लिए बहुत सारी चीजें जो मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल है। यूथ को बचाना है मैम, कैसे बचाएंगे? देखिए, ये तो वाकई में चुनौतीपूर्ण तो है, और खासकर अगर हम बात करें तो अभी के समय में बच्चा 12 साल 15 साल का जैसे हो रहा है, वैसे ही नशे के लत में आ जा रहे हैं। वो चाहे आप जैसे कहे कि हर प्रकार का नशा। पहले हम नशा सिर्फ शराब को जानते थे, गांव में महुआ शराब बनाते हैं उसको जानते थे, और जो दुकानों में मिलते थे। लेकिन ऐसे यहाँ एसपी साहब बैठे हुए हैं, कभी कभी चर्चाएं भी होती हैं, तो चिंताजनक तो विषय है। लेकिन चिंता को दूर कैसे करें? बच्चे बड़ों का बात मान नहीं रहे हैं, बच्चों में संस्कार आ नहीं रहे हैं, बच्चे ऐसे लोगों के संगति में रहते हैं जिससे उनका संगति और जल्दी खराब होता है। तो ये दूर जब होगा कि बच्चे सबसे पहले तो
हम परिवार वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी निगरानी तेज करनी पड़ेगी। हम आज के समय में बच्चों को सर्व सुविधा युक्त सभी कुछ देते हैं, उनकी सभी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा हमारी बातों को मानता है? हम उनके बातों को मान के सब कुछ उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमारी बातों को नहीं मानता है। ये एक बड़ा चिंता का विषय तो ये है, लेकिन इसे दूर भी करना है। परिवार में बच्चों के बीच में एक सामंजस्य हो, परिवार में एक कुरूपता हो, बच्चों को ऐसे संस्कारवान बनाए ताकि बच्चे उस दिशा में आगे बढ़े ही नहीं। आजकल बड़े बड़े छोटे छोटे परिवार के लोग तो करते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े अमीर लोग घर के बच्चे भी करने लगे हैं। परेशानी है। अब इसे अगर हम विभागीय रूप में देखेंगे तो विभागीय रूप में हम नशा मुक्ति केंद्र खोल सकते हैं, लेकिन खोलने से इसका समाधान नहीं है। खोलने से इसका समाधान नहीं है, इसको तो हमको स्वयं पे करना चाहिए। और बच्चों को मैं भी खुद नहीं समझ पा रही हूं कि इसे कैसे दूर करें। सही बात बताऊं तो ऐसे जकड़ के रख दिए हैं, ऐसे परिवेश में हम से गुजर रहे हैं। वाकई में चिंता होती है हम सबको। हम दूसरे बच्चों को देखते हैं तो हमें चिंता होती है, लेकिन इसका हल क्या है? हम तो इतना ही कहेंगे कि बच्चों को संस्कारवान बनाइए। अब संस्कारवान कैसे बनेंगे? संस्कारवान बनने के लिए बड़ों का बात मानना पड़ेगा। आज मोबाइल में हम अनेक प्रकार की वीडियो देख रहे हैं, इससे भी लोगों की बच्चों की मानसिकता बहुत जल्दी चेंज हो रही है। और नशा पीते हैं तो फिर ऐसी घटनाएं कर डालते हैं जो नहीं करनी चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा मेजर समस्या है। तो इसके लिए क्या पहल करना चाहिए? हम सबको मिल के बैठ के सोचना पड़ेगा। इसके लिए एक जन के सोचने से ये योजना के माध्यम से खत्म नहीं होने वाला है। ये गंभीर समस्या बन चुका है और गंभीर समस्या का निदान संयुक्त बैठने से ही इसका हल निकल पाएगा, मैं जैसे जो समझती हूँ। महाराज जी, एक सवाल है, चूंकि मैडम मंत्री हैं, शायद उस बात का जवाब ना दें, लेकिन थोड़ा सा असमंजस्य की स्थिति है। एक फिल्म का आजकल हम डायलॉग देखते हैं, इंस्टा में भी देखते होंगे कि कहना क्या चाहते हो। मतलब यह है कि सरकार कहती है कि शराब दुकानें बढ़ाओ, शराब का राजस्व बढ़ाओ। अब वो बेचारा शराब पीता है, थोड़ी देर आगे निकल जाता है तो एसपी साहब रोक लेते हैं, अरे तुम शराब पी के गाड़ी क्यों चला रहे हो? उसको बेचारे को चालान भरना पड़ता है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग को बजट दे रही है सरकार, यार नशा कम करना है मैडम, आपको नशे के जो लोग आदी हो जा रहे हैं उनको ऐसे सेंटर्स में लाए जहां नशे की आदत छूटे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का राजस्व भी पूरी तरह से डिपेंड है। पिछली सरकार ने वादा किया था, आपको याद है, शराबबंदी का कर नहीं पाई, सत्यनारायण शर्मा जी को गोल गोल घुमाते रहे, फाइनली शराबबंदी नहीं हो पाई। शराब नशा सरकार चाहती भी है राजस्व बढ़े, लेकिन नशा वो प्रवृत्ति है चिंतामणि महाराज जी की आने वाले जनरेशन को पूरी तरह से तबाह कर देगी। आप रेवेन्यू बढ़ाते जाइए, लेकिन आप इंसान को इंसान से दूर करते जा रहे हैं, उसके परिवार से दूर करते जा रहे हैं। कोई बीच का हल दिखता है आपको? मोर जहाँ तक अनुभव है ओकर आधार से सिर्फ वो एसपी साहब और कलेक्टर साहब का ही उतना में कुछ होने वाला नहीं है। ओकर लिए सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक हो ही। मैं एक गांव में गए रहे तो जहाँ बैठे रहे ना, वहाँ से थोड़े से दूर में कुछ महिला मन आई, मन बोले कि हम नाल के बैठे, हम थोड़े के ना आए जा। वो जब गए तो मन बोले इनकी तौर से बस एक ही ठे रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ करबे चाहे मत करबे। ये जो लड़का मन शराब के सेवन करत हैं, जेकर से काफी नुकसान होते, संभवतः जेहर बोलत रहे ओकर लड़का लगभग 10-12 साल के रहे, वो नशा करिस और डूब के मर गई। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन वो सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता के बिना संभव हो ही नहीं। आज के जो स्थिति परिस्थिति बना थे मोर घर में, हमन दोनों जन हन, मोर 2 ठे बेटा हैं 2 ठे बेटी हैं। मैं बाहर से जाऊं
तो एक ठे बेटा हर ओ जग मोबाइल धर के बैठी से, एक जन ए जग बैठी से, बेटी वो तरफ बैठी से। घर में हमन हन लेकिन कोई संवाद नहीं होते। तो आज समाज ला बिगाड़े पर सिर्फ नशा ही नहीं बल्कि ये भी बहुत बड़ा नशा है। तो एक लिए जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होई और कहल गई से शिक्षा तो आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार नहीं है तो ये स्थिति निश्चित रूप से आई। मैं थोड़े सा हमारे बचपन की ओर जरा ले जाता हूँ। हमन जब पढ़त रहन उस समय में लगभग वो एसपी साहब, कलेक्टर साहब मन भी वही में गुजरीन हुई। हमारे जिलाध्यक्ष भी मुस्कुरात हैं। वो समय हमार कोई दिन ऐसा नहीं हुए जे दिन हमार हाथ लाल नहीं हुए, रंग से नहीं बल्कि रोज दिन छड़ी पड़त रहे। और वहां से आए करके हमन घर में भी नहीं बतात रहन। घर में बताती तो मास्टर अगर 2 थप्पड़ मारी से तो बाप हर 4 थप्पड़ मारतीस। लेकिन एकर बाद भी न वो गुरु के प्रति हमार दुर्भावना बनिस, न ही हमार माता पिता के ऊपर दुर्भावना बनिस। आज निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे जात हन। मैं उकर हल तो बताए पाना जरा मुश्किल होही, लेकिन चूंकि तुमन सब जगह बात करत हो, हमारे बुद्धिजीवी मन भी सामने हैं, ये सबके लिए विषय है कि आज सहन शक्ति खत्म होगी से लड़का मन में। आज अगर बोला मोबाइल नहीं दी हो तो कल कुछ न कुछ घटना मत करते हैं। तो ये जो समाज में जो विकृति आई से, ये विकृति ला दूर करे पर सिर्फ अगर शासन ला, प्रशासन ला अगर हमन जिम्मेदार ठहराबो तो शायद उचित नहीं होई। ये पूरा समाज के लिए आवश्यकता होई कि समाज सब मिल करके ये जो बुराई है एकर से कैसे बचा जाए ओकर उपाय करना चाहिए। अन्यथा आने वाला समय जो होही वो ऐसा स्थिति बनही जेकर हमन कल्पना नहीं कर पाबो। वैसे अभी भी हमार गांव ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े शहर की तरफ जाई हो तो तुमन ला वृद्धाश्रम ज्यादा मिली। अगर अंबिकापुर में 1-2 वृद्धाश्रम हो ही, मुझे लगता है सूरजपुर में वृद्धाश्रम नहीं है, एक ठे है। यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। रायपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाबो तो बहुत सारा हमन वृद्धाश्रम मिली। और वृद्धाश्रम में कौन रहते? जो पढ़े लिखिन है, जेमन नौकरी करत हैं, उमन के दाई दाऊ रहत हैं। मुला शायद ये बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए तो पता नहीं है, लेकिन मंच मिली से तो बोल देता हूँ। अगर मैं कुछ गलती हुई तो मन से भी आग्रह करत हूँ क्षमा करियो, और तुम्हारे चैनल के माध्यम से सुनत हो ही वो मन से क्षमा चाहूँ। आज स्थिति ये बना थी कि जो अच्छे पढ़े लिखे आदमी मन है, जिमन नौकरी करत हैं, वो मन अपन माँ बाप ला वृद्धाश्रम में छोड़त हैं। मैं बहुत जरा कठोर बात बोलत हूँ, जरा हिम्मत भी होत नहीं है, लेकिन एक बात भी कर लेता हूँ। घर में अगर कुत्ता पालीन है तो कुत्ता के लिए 2 ठे मजदूर रख सकत हैं, लेकिन अपन माँ बाप के सेवा के लिए 2 ठे आदमी नहीं रखे सके। तो ये किस तरह कर मानसिकता है? हमन कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था? तो इसलिए मोरा आग्रह है यहाँ बैठी हैं उमन से भी और बंसल न्यूज के माध्यम से देखा थे उमन से भी कि हमन ला सामाजिक जागरूकता लाना पड़े, नहीं तो आने वाला समय कितना भयावह हो ही ओकर कल्पना करना मुश्किल हो ही। में रामायण में तुलसीदास जी के एक चौपाई है, लगभग सब जगह बोलता हूँ, बोला मैं बोल देता हूँ। रामायण में भगवान राम के पूरा जीवनी लिखी से वो में एक जगह लिखते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये चौपाई एक ठे चौपाई ला भी अगर हमारे मानव समाज अगर अपन आप में उतार ही
तो मोला ऐसा नहीं लगता कि ये जो दिक्कत आने वाला है, दिक्कत है, एक समाधान नहीं हुई। मैं इसलिए ये बात ला कह सकत हूँ, जो माता पिता के सामने लड़का के सरहर झोंकी वो जग ओकर ऊपर अंगुली उठाए बर वाला सोचना पड़ी। तो मोला ऐसा लगता है कि ये छोटा समस्या नहीं, ये मानव समाज के लिए, पूरा देश दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा समस्या है। आने वाला समय में अगर हमने कल्पना करथन कि आने वाला समाज जो है सभ्य समाज हो, शिक्षित समाज हो, संस्कारी समाज हो, तो संस्कारी समाज आ ही कहाँ से? ओकर निर्माण तो हम ही मन ला करना पड़ी, और सब जन ला अपन अपन दायित्व ला हमन ला समझना पड़े कि ये मोर जिम्मेदारी है, तभी संभव होही। अन्यथा हमन एक दूसरे के तरफ बाल फेंकत रहबो और कुछ होना जाना नहीं है। तो ये विषय में मैं ये बात मैं कहना चाहत रहे। मैं जब से बैठा हूं मैं देख रहा हूं बार बार मैडम गले में कुछ दिक्कत आ रही। शायद कल सुभाष स्टेडियम में शायद बहुत जोर जोर से नारेबाजी भी करनी पड़ी होगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरा विरोध, आक्रोश रैली, निश्चित तौर पर वो आक्रोश शायद गले में भी नजर आ रहा है। लगातार पानी पीने की जरूरत पड़ी मैडम को, लेकिन इसके बारे में जरूर बताएंगे कि ये है क्या, क्योंकि महिलाएं भी बैठी हैं, इन्हीं तक आपको बात पहुंचानी है। यहां भी बता दीजिए कि दिक्कत क्या है, क्यों रैली करनी पड़ी, क्यों सरकार को सामने आना पड़ा, क्यों केंद्र सरकार जो है उसको ये बोलना पड़ा कि कांग्रेस साथ नहीं दे रही है। इस अमेंडमेंट को अगर ले आते तो शायद ये महिलाएं अगली बार जब चुनाव होता तो शायद और बेहतर तरीके से सामने आती। शायद छत्तीसगढ़ में सीटें 90 से और ज्यादा हो जाती, उसमें 33% महिलाएं आ जाती, तो विधानसभा में भी हम लोग देखते तो एक पोर्शन पूरा महिलाओं का भरा रहता। क्या कुछ कहेंगी मैम इस बारे में? सबसे पहले तो बता दूं कि पानी पीने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही कि गर्मी ज्यादा है। गले में खराश के कारण बोला मैंने आपको। हाँ, थोड़ा सा है प्रॉब्लम। कल प्रदेश स्तर पे जन महिला आक्रोश रैली निकाला गया था, और आक्रोश रैली निकालने का अर्थ यही था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लागू हुआ था, और 2023 में जब लागू हुआ था तो ये जब पूरी तरीके से अगर धरातल पे अगर हम कहें तो ये कब होता? 2034 में। इसमें एक संशोधन की आवश्यकता थी। वर्षों से मांग रही सभी की कि 33% आरक्षण की हम बात करते हैं, वो महिलाओं को जल्दी प्राप्त हो जाए, कि महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त हो। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक विशेष सत्र 3 दिवसीय का बुला के उन्होंने इस बिल को पारित करने के लिए पक्ष विपक्ष सभी दलों की सहमति की, क्योंकि आवश्यकता होती है और ये जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए 2029 के चुनाव में अगर लागू नहीं ये पारित हो जाता तो 2029 के चुनाव में हम महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें भागीदारी निभाती या नेतृत्व करती। हमारी छत्तीसगढ़ की बात करूं, विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा में लोकसभा में अगर बात करूं तो लोकसभा चुनाव में हमारे सांसद भी ज़्यादा से ज़्यादा महिला आते। लेकिन जब ये 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया था, और एक बात आप सबके समक्ष ये भी रखना चाहूंगी कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लागू हुआ तो अनुच्छेद 334A में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लागू कब होगा? जब पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद इसका आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सहमति जताने की बात थी। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं और हम सब महिलाएं, हमारे यहाँ पार्टी के संगठन के लोग भी काफी सारे उत्साह में थे कि महिलाओं को उनकी भागीदारी ही नहीं, उनके नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को अवसर मिलेगा 33%।
क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेताओं के माध्यम से होता नहीं है, या नेता नहीं कहूँगी, चुने हुए जो सांसद होते हैं उनके माध्यम से ही पारित नहीं होता है, सर्वसम्मति से होना रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या अन्य कोई दल के सांसद हैं, सभी के सर्वसम्मति से पारित होना रहता है। लेकिन 17 अप्रैल को हम सब महिलाओं के लिए वो काला दिन के रूप में काला दिन रहा, जब पारित नहीं होने दिया गया। इसलिए भी कि ये मांग 4 दशक से रहती रही, पक्ष विपक्ष दोनों की, कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। लेकिन जब सहमति की बारी आती थी तो विपक्षियों ने किसी न किसी प्रकार से उसको पेंडिंग में ही छोड़ देते थे, पारित नहीं होने देते थे। लेकिन 16 और 17 अप्रैल का डेट हर महिलाएं उत्साह के रूप में टीवी पे आंख गड़ा के बैठी हुई थी। शायद आज का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा कि 33% आरक्षण हम सब महिलाओं को मिलेगा, पारित हो जाता है। लेकिन वही हुआ जो विपक्षी दलों के नेताओं ने या सांसदों ने नहीं चाहा। इसके लिए ये रैली निकाली गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को अवगत कराए कि अरे महिलाओं को आने दिया जाए, महिलाओं को उनके हक दिया जाए। लेकिन विपक्ष के नेता बिल्कुल भी नहीं चाहे कि महिलाओं को सामने आने दिया जाए। हमेशा से उन्होंने परिवारवाद के अलावा कभी चाहा ही नहीं। अगर दूसरी पार्टी आती है तो कांग्रेस की आती है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल की पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, दूसरा कांग्रेस पार्टी है। लेकिन सोनिया गांधी एक महिला, और महिला खुद कहती है, या विपक्ष दल जितने भी हैं सब, जब बिल पारित नहीं हुआ तो बिल पारित नहीं होने पे विपक्ष दलों के नेताओं के द्वारा ताली बजाया गया। ये महिलाओं का अपमान था। विपक्ष दलों के नेताओं के सांसदों के द्वारा मेज थपथपाया गया, ये महिलाओं के लिए अपमान था। यहाँ तक कि मेज थपथपाने के बाद जब 2/3 वोट नहीं मिला तो बाहर निकल के विपक्ष दलों ने, जितने भी विपक्ष दल थे, वो बाहर निकल के जश्न मनाए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। इसलिए कल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में, हमारे भारत देश में आक्रोश रैली के माध्यम से अनेक आयोजन किए गए हर प्रदेश में। ये सच्चाई है। 33% आरक्षण की बात हम वर्षों से करते आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में लागू भी है। त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा चुन के आती, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं ज्यादा चुन के आए। इसके लिए एक प्रयास था। अगर ये पारित हो गया रहता तो 2029 के चुनाव में महिलाएं लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में ज्यादा संख्या में दिखते। महाराज जी, आप तो लोकसभा में मौजूद थे उस समय जब ये पूरी चीजें हुई। कांग्रेस ये क्या कहती कि महिला वंदन जो था वो तो 2023 में पास हो गया था। परिसीमन को लेकर पूरा झगड़ा था। उनका कहना है कि बिना परिसीमन को नए सिरे से लागू किए बिना भी इसका आप लाभ दे सकते थे। भाई अभी 543 सांसद हैं, इसमें 33% महिलाएं हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन चूंकि जनगणना हुई नहीं है, परिसीमन नया करना आप चाह रहे थे, परिसीमन के हिसाब से सीटें बढ़ती, उसका विरोध साउथ में भी हमने देखा। उनको लगा कि उनकी हमने जनसंख्या हमने कंट्रोल की है, उसके बाद भी हमारी संख्या जो लोकसभा में बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही, वो रेशियो से जो यूपी, बिहार, इन तमाम राज्यों की बढ़ रही है। विरोध हुआ, बिल गिर गया। ये झगड़ा जो नारी वंदन का झगड़ा है, परिसीमन का झगड़ा है, क्योंकि आप तो लोकसभा में उस समय मौजूद थे। क्लियर कर दीजिए कि कांग्रेस यही बोल रही है कि नारी वंदन दिखावा है, 2023 में पास हो चुका है, बेवजह भारतीय जनता पार्टी इसमें दूसरी चीजें ला रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा। आज का समय में झूठ बोलना बड़ी मुश्किल बात है। कौन काम कब होए, कैसे होए, सारा चीज यूट्यूब में मिल जाही। वहां जो स्थिति परिस्थिति बनी
वो वास्तव में महिला मन के लिए नहीं, झूठ बोलना भी आज मुश्किल बात है। ताली बजा दीजिए भाई, महाराज जी की सादगी पे ताली बजा दीजिए कम से कम जी। झूठ बोलो तो वो तो कहीं से भी जान रही हो। ये में निश्चित रूप से ये जो आरक्षण के बात रहे ये होना चाहिए रहे, और वो सिर्फ भाजपा के केवल लाभ के बात नहीं है, वो तो सबके लाभ के बात है। अगर हम महिला मन अगर आगे लाना चाहत हन तो महिला मन आगे बढ़े तो निश्चित रूप से ओकर लाभ मिलही। लेकिन वहाँ विपक्ष मन, विपक्ष तो जो भी कहना है सही बात है तो भी वो कुछ न कुछ बोल रही। लेकिन वो बोल रहे थे 543 में अभी दे दीजिए 33%, हम अभी वोट करने के लिए तैयार हैं। रात में 12 बजे तक संसद चला लीजिए, 543 में 33% अभी कर दीजिए, हम अभी तैयार हैं। ये तो कह रही थी कांग्रेस पार्टी, फिर गलत कहाँ है? नहीं तो मन कहत रहे तो फिर काहे पास नहीं हुई? परिसीमन का विरोध किया, उनका ये कहना था। हम परिसीमन नहीं चाहते, सीटों का जो आपने अप एंड डाउन कर रहे थे वो हम नहीं चाहते, उसका विरोध था। नारी बंधन का विरोध करना था 2023 में, हम वोट क्यों करते? सर्वसम्मति से वो बिल पारित हुआ था 2023। नहीं, वो तो कान ला सीधा पकड़ो चाहे घुमाए के पकड़ो, वही बात है। जहर अगर मुर्गी के 3 टांग बोला थे तो अगर का उपाय है? वो तो दुनिया देखा थे बोला। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि जब संविधान बना या उस समय चुनाव हुए रहे होंगे, उस समय देश की जनसंख्या क्या थी? 70 से 80 करोड़, और अब के समय में जनसंख्या क्या है? 140 करोड़। तो निश्चित तौर पे जब संख्या बढ़ी है तो परिसीमन तो अवश्य था। परिसीमन होगी तभी तो सीट बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो 33% आरक्षण अगर पारित हो गया रहता तो ये लागू होता। तो परिसीमन तो जरूरी था, जनगणना भी जरूरी था। जनगणना होगी तब तो परिसीमन। हाँ, तो जनगणना के बाद फिर परिसीमन होती ना। अनुच्छेद 334A में साफ तौर पे लिखाया है कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद फिर आरक्षण मिलेगा। साफ तौर पे ही ये, कहीं पे किंतु परंतु तो है ही नहीं। महाराज जी एड ऑन कर दीजिए, मैडम जो बोल रही उसी बात को। मैडम ने जो कहा सुना आपने? हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। उमें भाई विपक्ष भी कोई ऐसा तो नहीं है कि ओमन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ओमन किस कारण से एला करें, ओमन लगा था कि नहीं ये तो बीजेपी पूरा श्रेय ले ले ही। श्रेय तो सभी झंडा मिलना रहे ना, सब जन मिल करके बिल पास हुई तो श्रेय तो सब झंडा मिल ही। लेकिन ओमन कर मन में ऐसा भाव रहिस या का रहिस, जो भी रहो तो ओमन समझी, लेकिन बिल नहीं पास हुई, वो दुर्भाग्यजनक है। तो आपने सुना दोनों जनप्रतिनिधियों की बात। चूंकि समय होता जा रहा है, मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दें, क्योंकि बाकी जो गेस्ट हैं इसके बाद एक सेशन और भी मुझे करना है। मैं थोड़े कुछ विषय ला प्लीज बोलना चाहता जी जी जी। मैं कर नहीं बोलना, तुम घुमाए फिराएगा पूछ देते तो ना मन बच जाता ना। आप सीधा सीधा बोल दीजिए। तो ओकरे लिए मैं सोचे जितना पूछी उतनी जवाब देना है, ओकर से ज्यादा नहीं। तो कुछ विषय जो सब जन ला जानना चाहिए वो भी बोले कर आवश्यकता रही। चूँकि संसदीय क्षेत्र सरगुजा के सांसद के रूप में जनता भरोसा करी से, और मोर तरफ से ईमानदारी से प्रयास भी मैं करत हूँ कि जनता के जो आवश्यकता है, केंद्र के जो योजना है ओकर लाभ यहाँ मिले। अभी वैसे तो पिछले साल ही उद्घाटन हो गए रहे प्लेन के, लेकिन दुर्भाग्यवश 19 सीटर रहे और वहाँ 19 नहीं। अभी 30 मार्च के अंबिकापुर से सीधा दिल्ली के लिए फ्लाइट चालू हुई, और अंबिकापुर से 2 बड़े महानगर जुड़े थे, दिल्ली और कलकत्ता। तो निश्चित रूप से जब आवागमन के साधन बढ़ी तो हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र भी बहुत है। बहुत सारा ऐसा जगह है जेकर जानकारी लोकल है, लेकिन प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर नहीं है। जैसे अगर देखो हमने यहाँ ताता पानी है बलरामपुर में, वो इतना गर्म जल है कि मुझे लगते वो जो बोर है वो खोलते हैं
तो लगभग 20-25 फीट दूर तक तुमन खड़ा हो सकत हो, ओकर नजदीक नहीं जा पाई हो, इतना गर्म जल है वो। इस तरह के बहुत सारा पर्यटन के जगह है जेकर चिन्हांकित करे कर आवश्यकता है। और लेकिन उसके लिए महाराज जी पहले रोड बनना जरूरी, क्योंकि अंबिकापुर से जो आदमी बलरामपुर सीधा आता है वो वैसे ही ताता पानी से ज्यादा गर्म हो जाता है, बलरामपुर पहुंचने के पहले ही रोड भी बनना जरूरी है उसमें। नहीं, रोड बना थे और निश्चित रूप से कोई भी काम अभी शुरू करबो और शाम तक हो जाए ऐसा समय नहीं होते नहीं। जो समय में लगना है वो समय तो लग ही। और रोड बहुत बढ़िया बना थे। जब यहाँ से प्लेन चलिस 2 ठे महानगर जुड़िस तो मैं प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दे बर गए रहे। फोटो जरूर चलाएंगे, वो फोटो जरा दिखाई दी हो तो ज्यादा अच्छा लगे। तो जब मैं माला लेके गए तो दूरे से प्रधानमंत्री जी पूछन ये क्या है, तो मैं बोले हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान होते और धान के बाद अगर बड़ा ज्यादा फसल अगर कही तो मक्का के होते। तो जनता मन बोलिन है कि तय प्रधानमंत्री जी ला मक्का कर माला पहनाबे। तो उमन कर आदेशानुसार मक्का के लावा भोंजवाई करके ये माला पहनाएं। शायद मोला लगते हमार सरगुजा लोकसभा के सब जनता मतलब धन्यवाद देना चाहूँ कि ओमन कर मार्गदर्शन में संभवतः पहली बार ऐसा माला प्रधानमंत्री जी पहनिन हो ही। एक साथ साथ मैं ओमन से आग्रह करें कि हमारे क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ शिक्षा के इस तरह से व्यवस्था बने, हर तरह की शिक्षा हो। हमारे यहाँ के लड़का मन कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं, अब शायद जाना कम हो ही से, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह शिक्षा के सब तरह की व्यवस्था नहीं है जिसमें कोचिंग हो और चीज भी हो। तो कर लिए भी मैं उमन से आग्रह करे हूँ। और खेल परिसर के लिए भी माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह करे हूँ और उमन भी आश्वासन देहीन है कि निश्चित रूप से वहाँ जो जनता के मांग है ओकर अनुरूप हमन वहाँ व्यवस्था करबो। ओकर साथ साथ ये खेलो इंडिया के तहत ये भारत सरकार के ही योजना है। हमारे सरगुजा संभाग लगभग खेल के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते, जिसमें अभी तक लगभग फुटबॉल वॉलीबॉल मेन है। क्रिकेट मन भी अब तो खेले शुरू करीन है, लेकिन अगर खेल परिसर बढ़ी तो निश्चित रूप से उनमें सब खेल के ट्रेनिंग देने वाला भी मास्टर भी रही और खेल कर माध्यम से आज हमार पढ़ैया लड़का लड़की मन बेटा बेटी मन ओमन अपन करियर भी तय करत हैं। तो एक लिए भी कोशिश मैं करत हूँ, क्योंकि ये जग बोलत हूँ तो बंसल न्यूज के माध्यम से आगे तक पहुँची बैठी नहीं तेहू मन सुन रही, इसलिए मैं ये बात ला कहना उचित समझें। और लगभग मैं हर मंच में ऐसा प्रयास करता हूँ कि यहाँ के जो सरगुजिया भाषा है, छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा अलग हट के होते, तो सरगुजिया में ही मैं बात करूँ ऐसा प्रयास रहते। हमारे अधिकारी मन भी कलेक्टर साहब डीओ साहब डीएफओ साहब मन बैठीन हैं, हमन वहाँ बैठक में भी मैं सरगुजिया में ही बात करता हूँ। और जो कि कलेक्टर साहब यहाँ लोकल हैं नहीं, लेकिन अभी जो राज्योत्सव हुई मैं तो मंच में नहीं रहे, लेकिन जेमन मंच में रहीन तेमन बताइन कि कलेक्टर साहब भी सरगुजिया में भाषण दे। ताली बजा दीजिए भाई। तो जैसे ही जानकारी मिली मैं अगली बार आपसे भी वादा करता हूँ, अगली बार जब हम इस मंच पे बैठेंगे अगली बार आपके साथ तो सरगुजिया सीख कर आऊंगा। मैं भी वादा करता हूँ आपको। नहीं, अगर अगला बार तुमन हिंदी में बोलियो तो हमन बोलबे नहीं करबो कुछ। तो मैं कर लिए कलेक्टर साहब ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमार सरगुजिया भाषा ला आगे बढ़ाए बर उमन के भी मदद मिलत है। और तुमन ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुम्हार मंच में
मैं सरगुजिया में बात कर सकें और जो जो सुनने वाला है सब झन ला ये जानकारी होगी कि सरगुजा के सांसद जो है सरगुजिया बोल थे। मैं कर लिए तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दे दो। बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहूंगा कि मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कार्यक्रम हम रखें। उसके बाद एक पैनल और है, क्योंकि मंत्री जी और सांसद जी को निकलना है। एक पैनल और उसके बाद हम करेंगे। पहले मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्मृति चिन्ह भेंट का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा और मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करता हूं कि उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें, ताकि ये अवसर जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं वो उनकी स्मृति में हमेशा के लिए बना रहे। मुरली मनोहर सोनी जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष। इसके बाद शैलेश अग्रवाल जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सूरजपुर, मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं। शैलेश अग्रवाल जी। शैलेश अग्रवाल जी के बाद देव गुप्ता जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, स्मृति चिन्ह लें। इसके बाद रवि सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हमारे बीच जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके बिहाफ में मोमेंटो रिसीव करेंगे। इसके ठीक बाद मैं जो हमारे बीच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी, उनको आमंत्रित करूंगा बारी बारी से। श्री विजेंद्र सिंह पाटले जी, जिला पंचायत सीईओ सूरजपुर, को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री डीपी साहू जी, डीएफओ सूरजपुर, को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज आएंगे। सूरजपुर जिले के पुलिस कप्तान श्री प्रशांत ठाकुर जी, एसएसपी हैं यहाँ के, सर प्लीज मंच पर आएंगे। कलेक्टर सर प्लीज, श्री एस जयवर्धन, कलेक्टर सूरजपुर, हमारे बीच मौजूद हैं। सर प्लीज मंच पर आएंगे। और अब मैं आदित्य सर से आग्रह करता हूं कि सर, जो हमारे आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता की श्री चिंतामणि महाराज जी ने, और जो हमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, उन्हें भी आप मोमेंटो गिफ्ट करें और स्मृति चिन्ह के तौर पर उन्हें ये दिन याद रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और दोबारा फिर इसी मंच पर मुलाकात होगी सरगुजिया भाषा के साथ। आदित्य सर स्वयं बोलेंगे। हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया बोल सकता हूँ, तो छत्तीसगढ़ी में मैं बोला था कि सर आग्रह है कि मैडम ला भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें और इस दिन ला हमेशा यादगार बनाए बर मैडम बोला सहेज के रखिए, इसे आग्रह है। आप सब मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम बाँचे है, अभी एक पैनल डिस्कशन और होना है, तेकर बर तो सुशासन के 2 साल पूरे होने पर सूरजपुर के विकास पर आज चर्चा की गई। विकसित भारत 2047 उस उद्देश्य को लेकर सभी कार्यकर्ता जमीन पे उतरे हुए हैं। अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले हमने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में गांव चलो घर घर चलो अभियान के माध्यम से घर घर सभी गांव में पहुंचे थे और हमारा जो उद्देश्य विकसित भारत 2047 उसे लेकर बेहतर सत्ता के साथ में तालमेल मिलाकर सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। शैलेश अग्रवाल जी हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष। शैलेश जी, नगर पालिका नगर निगम की राजनीति बहुत कठिन होती है। कठिन इसलिए होती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है, फंड आता नहीं है, एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाती है। हर आदमी को लगता है यार कि बन गए हैं तो निश्चित तौर पर हमारी बात सुनेंगे, लेकिन आदमी कितना सुने? पैसा होगा, फंड होगा, आपको सुविधाएं मिलेगी तो वो सुविधाएं दे पाएंगे। क्रूशियल होता जा रहा है अब नगर पालिका और नगर निगम की राजनीति को आगे बढ़ाना। शैलेश जी,
सबसे पहले बंसल न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत अभिवादन। आपने सूरजपुर के इस छोटे से जिले में एक कार्यक्रम रखा और आज यहाँ का विषय प्रदेश तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। देखिए, नगर पालिका हो या विधानसभा क्षेत्र हो चाहे संसद क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी जब विकास का एक कोई नींव भरती है तो उसमें ये नहीं देखते कि वहां पे किस दल का नेता अध्यक्ष है, कौन काबिज है। वो एक रूपता से, समानता की दृष्टि से देख करके और उस हिसाब से विकास के सारे आयाम गढ़ती है। सूरजपुर में भी विष्णुदेव साई जी की सरकार ने पर्याप्त बजट दिया। अभी हाल फिलहाल में ही 5.5 करोड़ रुपए के अधोसंरचना के बजट की स्वीकृति मिली। 3-3.5 करोड़ की एक बजट में जोड़ा गया है गौरव पथ का। एक नालंदा यूनिवर्सिटी जोड़ी गई। बहु प्रतीक्षित एक मांग थी, यहाँ जोगी मुड़ा नाला में पुलिया नहीं बन पाया था, काफी समय से लंबी मांग थी, उसके लिए भी पैसा दिया 3.5 करोड़ रुपए। और इस तरह से जैसे ही यहाँ भाजपा की सरकार बनी, माननीय विधायक जी बुलंद सिंह मरावी, उनके प्रयास से 3.5 करोड़ रुपए अधोसंरचना के उस समय भी आए। ये कहना कि नगर पालिका में काम करना बहुत कठिन है, काम तो जो सत्ता में सरकार है उसके डायरेक्शन पे ही काम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विषय का ही कहीं का भी हो, और आप 1947 में जब भारत आजाद हुआ है उसके बाद से अब तक जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चाहे राज्य में रही है, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पे एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था जिसमें पीएमजीएसवाई के 300 करोड़ से ऊपर की सड़कों के भूमि पूजन, लगभग 300 करोड़ के आसपास का फिगर था, मैं जो ध्यान आ रहा है, उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। जो उन्नयनीकरण होंगे, भूमि पूजन होगा, इस तरह का। ये पीएमजीएसवाई रोड की जो नींव रखी गई वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उन्होंने केंद्र से ही रखी। आज वो एक ऐसा, उन्होंने कहा था, उनके शब्द मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जैसे शरीर में नसों का जाल है वैसे ही भारत में सड़कों का जाल बिछेगा। कहीं से कहीं की कनेक्टिविटी इतनी आसान हो जाएगी कि लोगों को आवागमन की सुविधाएं पूरी मिलेंगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में माननीय रामन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे खाद्य अधिनियम के हिसाब से गरीबों को जो अनाज बांटा गया, आज भी योजना चल रही है। हमारे छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम पूरे देश में अव्वल रहा है, ये आप लोगों के खैर संज्ञान में भी है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी क्षेत्र में कार्य किया, जहां पे भी उसको अवसर मिला काम करने का, उसने काम करके दिया है। और ये आज सामने धरातल पे दिख भी रहा है। अपने छत्तीसगढ़ की जो सीमावर्ती प्रदेश और भी हैं, आप झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी की भी कुछ सीमा पड़ती है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास की जो गति रही है वो अद्भुत रही है और आगे भी जनता भरोसा करेगी और इसी तरह से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। देवगुप्ता जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा निश्चित तौर पर युवाओं का बहुत बड़ा संगठन। विजय शर्मा जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज देखिए किस पोजीशन पे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, बड़ा नाम, आज कहां पर है। तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो देवगुप्ता जी विधायक के तौर पर मिलेंगे कि मुझे किसी और पद पर मिलेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज मैंने देखी है, जिस पार्टी में जो अच्छाई है निश्चित तौर पर बोलने में कोई गुरेज नहीं की। ऐसे लोग जो नीचे लेवल से काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन असेसमेंट तो हो रहा है। लक्ष्मी रजवाड़े पहली बार विधायक बनी, किसी को उम्मीद नहीं थी, मंत्री बनी। विजय शर्मा जी पहली बार के विधायक, मंत्री। ओपी चौधरी साहब पहली बार के विधायक, सीधे तौर पर वित्त मंत्री। तो पार्टी सोचती है, लेकिन पार्टी सोचती है तो उसके कंपैरिजन में हमारी जवाबदारी भी देव जी बढ़ जाती है। क्या कुछ कहेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों के लिए? सबसे पहले तो आपके बंसल परिवार को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसे जगह पे ये कार्यक्रम किया और मुझे बुलाया। मेरा निवेदन है थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे प्लीज। निश्चित रूप से आपने कहा विधायक की बात करी, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पद नाम का कोई चीज नहीं होता है। हमारे में कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा जाता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को बूथ स्तर पर जाकर के काम करके, हमारे क्या युवा मोर्चा का काम है बूथ स्तर पे जाकर के काम करना। हमें जिम्मेदारी मिली है, हम बूथ जीत जाएंगे तो कोई किसी भी चुनाव को जीत जाएंगे। तो आप जैसे बता रहे हैं कि विधायक, अभी मंत्री जी भी बूथ से काम करना चालू करी, जिला पंचायत लड़ी, कार्यकर्ताओं के बीच में गई और आज वो मंत्री है।
तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है, कोई विधायक सांसद या नहीं होता है। और रही युवा की बात, तो नितिन नवीन जी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, विजय शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस टाइम मैं मंडल अध्यक्ष रहा। संगठन की नज़र आप पे रहती है, निरंतर आपको फील्ड में क्षेत्र में लगे रहना है। संगठन हर एक कार्यकर्ताओं की परख है, जैसे कि जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, किसी भी कोई भी शासन की योजनाएं आती हैं तो सबसे पहले इनका कॉल युवा मोर्चा के पास आता है कि ऐसा योजना आया है, नीचे फील्ड तक जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। सरकार का काम होती है देखिए योजनाओं को बनाना, लेकिन उसको नीचे तक विस्तार पूर्वक पहुंचाना कार्यकर्ताओं का काम होता है और आप जैसे चैनल का कार्य होता है। निश्चित रूप से जैसे हम चले तो जाते हैं, कार्यकर्ता एक एक चीज़ों को बताता है, लेकिन जब से जैसे सुबह हुआ और मोबाइल में बंसल न्यूज़ का नोटिफिकेशन आ गया कि आज ये योजना लागू की गई, तो उसी प्रकार हम नीचे तक जाते हैं हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता और योजना की जानकारी ही नहीं देते हैं, उसका लाभ भी दिलाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी, मोदी जी ने कह करके गया था, गतिमा में एक कार्यक्रम आयोजित रही उसमें कि महतारी वंदन योजना प्रति माह हर एक महिला को 1,000 रुपये, साल में आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अनेक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपनी सरकार में आवास लगभग पूर्ण हो रहे हैं, गांव-गांव में ग्रामीण अंचल पे आवास बन रहे हैं। अभी सबसे पहले आप आते के साथ ये बोले कि मुझे रायपुर से आने में 5 घंटा लग गया। थोड़ा सा 10 साल पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि आप यहाँ से ओड़गी लगभग 40 किलोमीटर है और ओड़गी से बिहारपुर 40 किलोमीटर है, लेकिन ओड़गी आप 2 घंटे में पहुंचते और ओड़गी से बिहारपुर पहुंचने में आपको 4 से 4.5 घंटे लग जाते। ऐसा इसलिए था कि उस टाइम की पूर्व में सरकार कांग्रेस की रही, न सड़क के बारे में सोची, न बिजली के बारे में सोची, न पानी के बारे में सोची। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया, घर गांव तक सड़क गई, बिजली गई। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जब आई थी, अभी हाल ही में आपको मैं बताना चाहता हूं कि 216.89 करोड़ की बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओड़गी विकास खंड को दिया है, जिसमें कि प्रतापपुर, ओड़गी, बिहारपुर, इसमें मरम्मत के भी काम है, नए सड़क भी हैं। जैसे कि अभी देखेंगे कि बरसात आएगी तो पुलों की वहां बहुत समस्या होती है, तो पुल में क्या भराव हो जाने के कारण उधर के गाड़ी उधर फंसे रह जाते हैं इधर, और क्या है कि आदिवासी वनांचल क्षेत्र है तो बहुत समस्याएं होती है। निश्चित रूप से इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे विकास से कार्य है। अभी उपाध्यक्ष जी आपको बता रहे थे कि अधोसंरचना मत, क्या होता है कि किसी भी नगरीय प्रशासन में नालियों की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो अधोसंरचना में 5.5 करोड़ रुपए हमारे यहाँ उपाध्यक्ष जी लगे रहते हैं। विकास कार्यों को लेकर के वार्ड में जाना और लोगों के बीच में बैठना, समस्याओं को जानना। देखिए किसी भी शहर के विकास के लिए क्या होता है कि भवन बना देना, बिल्डिंग बना देना, स्ट्रक्चर बना देना, ये मायने नहीं रखती। आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि पब्लिक को क्या चाहिए। अभी बरसात में सड़कें जाम हो जाती हैं, नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, सड़कों का जाल सूरजपुर में बिछ रहा है, नगर पालिका के पूरे कार्य चल रहे हैं और युवाओं का निश्चित रूप से भूमिका रहेगी। और संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, बखूबी मैं संगठन को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनके जिम्मेदारी जो भरोसा जताया उस पर मैं खरा उतरूंगा। मुरली जी, मेरा एक सवाल था, मैंने मंत्री जी से भी किया था, आपको याद होगा, सांसद जी से भी किया था। 2013 से 2018 जब डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कार्यकर्ताओं में एक बहुत निराशा, ठीक बात है 15 साल हो गया था, बहुत लंबा समय हो गया था, लेकिन कार्यकर्ता एक तरह से निराश हो गया था। 2018 का चुनाव हमने देखा, मैक्सिमम कार्यकर्ता घर बैठ गए और सबसे बड़ी बात है जब बीजेपी हारी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ये खुद कहा अच्छा हुआ हार गई, जो भी कारण रहा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। 2023 को फिर से सरकार बनी है, कार्यकर्ताओं के काम अब तो हो रहे हैं, सोनी जी की अभी भी नहीं हो रहे हैं। अभी भी कार्यकर्ता परेशान है, बोल रहे हैं मेरी तो कोई सुनी नहीं जा रही, मेरा तो कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ हाथ उठाऊंगा तो मेरे ख्याल से आधे लोग खड़े कर देंगे, हाँ हमारा भी काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, बात आपका ठीक है। हमारे समस्त कार्यकर्ताओं का कार्य निरंतर, जो भी उनकी समस्याएं होती है हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उससे अवगत कराते हैं और उनका कार्य हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा भी आम जनता का भी कोई भी कार्य है और हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से आता है, उसका उनका भी कार्य
हमारे समस्त माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनका भी कार्य करवा रहे हैं। साथ ही हमारे कार्यकर्ता पूर्ण जोश में हैं। हमारा उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, भारत माँ को विश्व गुरु के रूप में देखना, और सत्ता एक माध्यम है। सिर्फ उस सत्ता में आने का सिर्फ एक वो है उद्देश्य कि हम उसके माध्यम से बहुत आसानी से विश्व गुरु की ओर हमारे भारत माँ को हम ले जा सकते हैं। इसलिए वो आवश्यक है, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता निरंतर जमीन पे कार्य करते रहते हैं और अंतिम व्यक्ति के विकास की ओर निरंतर चिंतित रहते हैं और उनका कार्य करते हैं। एक इसी से जुड़ा और एक सवाल था, विधायकों में इतना फ्रैक्शन क्यों अभी से है सोनी जी? अभी तो 2 साल नहीं हुए हैं, 2 साल लगभग हुए हैं, पहली बार विधायक बने। मुझे किसी ने कहा कि अगर शकुंतला पोर्ते कार्यक्रम में नहीं आ रही तो तुम राम सेवक पैकरा को बुला लो, वो दौड़ते हुए चली आएंगी। इतना फ्रैक्शन आपस में। जाति प्रमाण पत्र का भी ये कहानी आ रही बीच में कि उसके पीछे भी आप ही के लोग लगे हुए हैं। ये आपस में लगे रहेंगे। वही हुआ था कांग्रेस के समय भी, बाबा को निपटाओ, उधर साहू जी को निपटाओ, उधर दीपक बैज को निपटाओ, उधर मोहन मरकाम को निपटाओ, पूरी सरकार निपट गई। 2 साल में एक दूसरे को निपटाने में आपके भी लोग लगे हुए हैं, विधायक लोग लगे हुए हैं। नहीं, ठीक बात है आदित्य भैया, ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रहा है कि पैकरा इतना खराब नेटवर्क आपका नहीं है सोनी जी, ऐसा नहीं है। शकुंतला जी के बीच में जो है, निश्चित रूप से वहां पे शकुंतला जी के खिलाफ में जो जाति प्रमाण पत्र का जो केस हुआ है वो गलत है और उसमें कुछ लोग लगे हुए हैं और वो न्यायालय में चूंकि चल रहा है, न्यायालय जो भी आदेश करेगा। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में, शकुंतला जी, भोलन जी, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी एक साथ बैठते हैं और संगठन के साथ में, और संगठन का कोई भी विषय रहता है तो उसको वो सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। और हमारे विधायक में आपस में कहीं पर कोई विषय, मैं आज उम्मीद करूं कि एक शाम कम से कम दोनों को बैठा कर अब साथ में जैसे बात हुई, मीठी चाय पिलाकर कम से कम मिठास, जो कड़वाहट आ गई उसको मिठास में आप बदल देंगे, ऐसी उम्मीद करूं मैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से काम आएगा। मैं बहुत जल्द पूरे कोर कमेटी को एक साथ बैठाऊंगा और इस विषय पे गहन चर्चा करेंगे। जो भी विषय होगा वो उसको क्लियर करेंगे और आपस में हम सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 महीना के अंदर अंदर मैं ये बैठक करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। शैलेश जी, आपसे भी यही सवाल है कि कार्यकर्ता किसके पास जाएगा? वो 18 से 23 में लाठियां खाता है, अनगिनत FIR दर्ज करवाता है, इसीलिए कि जब सत्ता आए तो उसकी सुनी जाए। भाई बिना एक्सपेक्टेशन के आज हम लोग भी काम करते हैं 30 दिन, इंतजार करते हैं 1 तारीख का, क्यों? सैलरी आएगी, घर चलेगा हमारा। एक्सपेक्टेशन हर किसी की है, हम भगवान नहीं इंसान है, तो निश्चित तौर पर हमारी एक्सपेक्टेशन, उस कार्यकर्ता की भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई सरकार आई तो उसके काम हो। आपके पास भी लोग आते हैं, होते हैं ना काम उनके? काम बिल्कुल होते हैं, काम हो रहे हैं। जो उचित काम है वो सरकार के माध्यम से कराए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की पूरी सुनवाई भी हो रही है। साथ ही जनता के भी सारे कार्य किए जा रहे हैं, किसी को भी निराश नहीं किया जा रहा है। पार्टी अपने स्तर से जो जनप्रतिनिधि बैठा रखे हैं, उसके अलावा पार्टी का फोरम भी अपना पूरा है जो कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनता है। हमारे यहाँ एक सूरजपुर जिले में एक खास बात यह है कि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मिल बैठ करके उसको सुलटाते हैं और समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। और जो अगर आप निराशावादी की बात कह रहे होंगे तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में ऐसी निराशावादी नहीं है। हाँ, 2018 के चुनाव में यहाँ पटिया साफ हुआ, उसके पीछे रीजन ये है कि जुमलेबाजी, कांग्रेस ने जुमलेबाजी से और झूठ बोल करके, गलत वायदे करके और किसी तरह से सत्ता हासिल कर ली, क्योंकि वो सत्ता के लोलुपता है, वो समाज सेवा, जनसेवा का उनके अंदर कोई विजन नहीं है। और अगर होता तो आज ये स्थितियां नहीं होती। अभी पिछले कुछ समय पहले एक इसी तरह का एक और ऑर्गेनाइजेशन था जो शायद INH ने किया था, तो उसमें भी कुछ कांग्रेस के लोग भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमको 2 साल तो कोविड में हमारे निकल गए, इसलिए हम विकास कार्य नहीं कर पाए। तो बहानेबाजी करने की बात है। क्या मोदी जी की सरकार ने उस 2 साल में, कोविड के कार्यकाल में, कोविड के समय में क्या कोई कार्य नहीं किया? आज कोविड के समय में भारत की स्ट्रेंथ और बढ़ी। उन्होंने जो लोग इससे प्रभावित हुए उनके लिए भी इतना कार्य किया। जैसे ठेले गुमटी वालों के लिए आज हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं। ठेले गुमटी वालों को 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से लोन दिया जाता है। जैसे ही वो लोन उपटाते हैं तुरंत उसके बाद उस लोन की राशि बढ़ा करके दी जाती है और जो इंटरेस्ट फ्री है। तो इस तरह की योजनाएं चला करके उन्होंने हर वर्ग का ख्याल किया। उसमें
जनता भी है, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। जो जनता है उसके बीच से ही कार्यकर्ता निकल के आए हैं। अगर जनता का काम होगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का भी काम होगा। जनता में कहीं पे भी निराशावादी नहीं है। देव जी, आपसे भी यही सवाल है, चूंकि कार्यकर्ता, चूंकि ये तो नगर पालिका उपाध्यक्ष हो गए हैं, जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, भाजयुमो वाला ये होता है कि चलो भाई अपने बीच का आदमी है, एक्सेसिबल है, सबसे पहले इन्हीं के पास जाओ। कार्यकर्ता आते तो होंगे आपके पास भी? नहीं, निश्चित रूप से आते हैं और चर्चाएं भी होती हैं। निराश होकर जाते हैं? नहीं, निराश होकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता निराशवान नहीं होता है। उनके अंदर ही अलग सी ऊर्जा होती है और हर एक कार्यकर्ता सक्षम होता है। निश्चित रूप से कोई ऐसे कार्य होते हैं जो उनके समझ के परे होते हैं, तो उनको कंफर्ट फील होता है कि युवा। सवाल इसमें यही था देव जी, क्योंकि सरकारें चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, वो ठेकेदार जो होता है उसको मालूम है कहाँ किसको कैसे सेट करना है। बेचारा कार्यकर्ता वो सब नहीं कर पाता, इसलिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, वो ठेकेदार वापस एक्टिव हो जाता है, काम उसको ही मिलता है, कार्यकर्ता बेचारा पीछे रह जाता है। कुछ करिएगा उनके लिए भी, कार्यकर्ताओं? नहीं, देखिए, पंचायत एजेंसी होती है और पंचायत डिसाइड करती है कि काम कौन करेगा, ऐसा नहीं है। और जैसे आप बोली ठेकेदार वाली बात, तो मैं बता दूं कि एकदम ट्रांसपेरेंसी है। टेंडर जो होती है ओपन लगती है, ऑनलाइन लगती है, उसमें कोई भी दल का या कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने की नियत से कोई भी सरकार काम नहीं करती है। सरकार विकास की ओर ध्यान देती है कि विकास से कार्य हो, टेंडर निकालती है, विकास होते हैं, पब्लिक को उसका लाभ होता है। ऐसा व्यक्तिगत कार्यों के लिए सरकार कार्य नहीं करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे जिलाध्यक्ष जी को सुनकर, नगर पालिका उपाध्यक्ष जी को सुनकर और भाजयुमो के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनको सुनकर। क्लियरिटी है, देखिए आपस में, मुझे तो ऐसा लग रहा था आपस में भी फ्रैक्शन ना हो, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, कार्यकर्ता हर साल नहीं हर सेकंड पार्टी के लिए खड़ा रहता है, मेहनत करता है, ना धूप देखता है, ना छांव देखता है, ना बरसात देखता है। थोड़ी सी उम्मीद उसको रहती, जब सरकार आती तो उम्मीद है कि आप तीनों बैठे हैं मंच पर, उनकी उम्मीदें जरूर पूरी होगी। और अगला, क्योंकि सरगुजा, मैंने फिर कहा, सरगुजा या तो छप्पड़ फाड़ के देता है या सब कुछ ले लेता है। पुनः रिपीट करेंगे, इसलिए सब कुछ आपको सरगुजा ने दिया है, 14 की 14 सीटें दी है। अगली बार भी ये सीट मेंटेन हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया। शायद कुछ लोग तो 12 साढ़े 12 बजे से आ गए थे, बहुत समय आपने दिया, बहुत ध्यान से और समय जायर करके हम लोगों को सुना आपने। मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक खास तस्वीरें आप देख रहे हैं सूरजपुर से। सूरजपुर के विकास की बात आज हुई है बंसल न्यूज़ के खास मंच पर। लगातार ही बंसल न्यूज़ की टीम अलग अलग शहरों में पहुंच रही है और वहां के विकास के रोड मैप को लेकर बातचीत हो रही है। तो कई क्षेत्रों को लेकर होने वाले विकास कार्यों पर बातचीत की गई, योजनाओं पर बातचीत की गई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची थे, सांसद चिंतामणि भी पहुंचे थे और उनसे भी बातचीत की थी। एसपी कलेक्टर से बातचीत की गई। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने वो विकास का रोड मैप आज साझा किया गया है। स्वर्णिम 2 साल में किस तरह से आगे का फ्यूचर मैप तैयार कर रही है सरकार, इससे पूरी प्लानिंग को शेयर किया गया।